हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर रिवीजन सीरीज़ में हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं, राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी। बिना समय गंवाए जल्दी से जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। पहली न्यूज़ यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी कि केरल 2020 से 25 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन के शीर्ष पर आ गया है। तो जो भी संरक्षित क्षेत्र हैं या राष्ट्रीय उद्यान है, प्रोटेक्टेड एरियाज जिनको बोल रहे हैं, अगर उनके प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की बात की जाए तो इसमें 2020 से 25 के चक्र में सबसे बढ़िया स्टेट जो निकल के आया है वो है आपका केरला। यानी कि केरल में संरक्षित क्षेत्रों का सबसे अच्छी तरह से जो है मैनेजमेंट किया जा रहा है, यही ये न्यूज़ है। ठीक है। और ये मूल्यांकन किसके द्वारा किया गया है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। केरल को 76.22 स्कोर मिला है, जो कि बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर 4 शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं MEE में? ठीक है। तो इसमें केरल है, कर्नाटक है, पंजाब है और हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। MEE क्या है? मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन। ठीक है। 2020 से 25 के लिए सबसे पहले केरल है साउथ में, फिर साउथ का ही कर्नाटक है, ऊपर आपके नॉर्थ साइड का पंजाब और हिमाचल प्रदेश आते हैं, जिसमें केरल को बहुत अच्छा मिला है, बाकी सबको अच्छी कैटेगरी में रखा गया है। बहुत सारे क्षेत्र, लगभग 438 संरक्षित क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया और 6 श्रेणी में 32 मानदंडों के आधार पर यह सब किया गया। अगर पूछा जाए प्रश्न कि केरल के प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों में कौन से उद्यान को शीर्ष पार्क माना गया है, तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को शीर्ष पार्क माना गया है। यह पार्क दुर्लभ शोला घास और लुप्तप्राय नीलगिरी तहर के प्रमुख और अंतिम निवास स्थल है। यहाँ पर नील कुरुंजी फ्लावर भी होता है, जो कि हर 12 साल में खिलता है। इसी कारण से नीलगिरी को जो है नीलगिरी उसका नाम पड़ता है, क्योंकि ब्लू कलर का ये खुलता है। जम्मू कश्मीर में दचिग्रम राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो उसको 92.9 की रेटिंग प्राप्त हुई है। और केरल के मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी 90.63% रेटिंग प्राप्त हुई है। और गैलेक्सी मेढक की ज्ञात एकमात्र प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा पहली न्यूज़ जो थी कि अगर जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात की जाए, प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की बात की जाए, तो ये केरल जो है वो पहला स्टेट है। उसके बाद आपका आता है कर्नाटक, फिर आता है पंजाब और फिर आता है हिमाचल प्रदेश। प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन यानी कि मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन क्या है? ये संरक्षित क्षेत्रों की प्रबंधन गुणवत्ता का आकलन करने की एक वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त प्रक्रिया है। इसके मूल्यांकन घटक कई सारे हैं, जैसे जैव विविधता संरक्षण, आवास गुणवत्ता, सामुदायिक सहभागिता, अवसंरचना और अनुकूली प्रबंधन। इस राष्ट्रीय मूल्यांकन में अगर केंद्रीय और केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है और निम्नतम स्थान केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख है। ठीक है, जिसको सबसे कमजोर की रेटिंग प्राप्त हुई है। दूसरी न्यूज़ है हमारी, शिक्षा मंत्रालय का प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक आता है। ये PGI इसको बोलते हैं, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ये आपके 2022-23 और 2023-24 के लिए जारी किया गया PGI 2.0। इसमें भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक उन्नत मूल्यांकन उपकरण है, जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा के प्रणाली के आकलन को दिखाता है। PGI शुरू कब किया गया था? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स तो 2017-18 में शुरू किया गया था। इसमें PGI 2.0 में 73 संकेतक हैं, जो कि 6 डोमेन्स में विभाजित हैं। 1000 अंकों का ये टोटल होता है। तो आपको बता दें कि इसमें जो है सबसे टॉप में, ठीक है, कोई भी यानी कि 760 से 1000 अंक में कोई भी स्थान नहीं बना पाया है। फिर आता है चंडीगढ़, जो कि 719 अंक प्राप्त करता है और ग्रेड प्रचेष्टा 1 में पहुंचने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश बनता है। तो एक बार देख लेते हैं कि कैटेगराइजेशन कैसे होता है। यहां पर देखिए, आपकी टेबल यहां पर दी हुई है। ये देखिए टेबल यहाँ पर दी हुई है। टेबल क्या कहती है कि 91% से 100 पाओगे तो दक्ष, फिर उत्कर्ष, फिर उसके बाद 71 से 80 में अति उत्तम। इसी प्रकार आकांक्षी 3 के 3 कैटेगरी, प्रचेष्टा के 3 कैटेगरी और उत्तम अति उत्तम के 2 कैटेगरी हैं। उसके ऊपर उत्कर्ष है और उसके ऊपर दक्ष है। तो शुरू के 3 में यानी कि 821 से अगर शुरू किया जाए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 821 से शुरू किया जाए तो 821 से 1000 के बीच में कोई भी राज्य इसमें नहीं है। PGI में कौन है? तो यहाँ पर आता है चंडीगढ़ आता है प्रचेष्टा 1 में। शुरू के 4 में कोई नहीं है। प्रचेष्टा 1 में चंडीगढ़ आता है, जो कि आपके केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ऊपर यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रचेष्टा 1 में 719 अंक के साथ
एकमात्र जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वो पहुंचता है। तो 10 ग्रेड में इसको टोटल वर्गीकृत किया है, आप देख चुके हैं। अगर 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पंजाब, गुजरात, उड़ीसा, केरल, दादर नगर हवेली, इन लोग की बात की जाए तो ये लोग ग्रेड प्रचेष्टा 3 में आते हैं। मेघालय सबसे निम्नतम पावदान पर है, जो कि आकांक्षी 3 के अंतर्गत आता है। स्कूली शिक्षा में वर्तमान चुनौती क्या चल रही है, तो ये चल रही है रिटेंशन रेट की, यानी कि निरंतरता दर की, बच्चे रोज आए नियमित रूप से, मतलब बिना गैप किए। ठीक है, ड्रॉप आउट दर को भी ठीक करने की बात की जा रही है। क्षेत्रीय असमानता के बारे में भी इसने प्रकाश डाला है। अगला आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आंध्र प्रदेश में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली खोली गई है क्या ये? तो याद रखिएगा कि अमरावती जो है उसको पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली बनाया जा रहा है। तो 25 जून को ये चीज़ विजयवाड़ा में एक कार्यशाला के दौरान क्रांतिकारी पहल के अंतर्गत आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की स्थापना की मंजूरी मिली है और इसकी स्थापना जनवरी 2026 तक की जाएगी, जो कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत किया जा रहा है। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। अगली न्यूज़ है, केरल में भारत का पहला तितली अभयारण्य खोला गया है। क्या है? इसका नाम है अरलम अभयारण्य। पहले इसका नाम अरलम वन्य जीव अभयारण्य था, लेकिन इसको 18 जून को जो है तितली अभयारण्य घोषित कर दिया गया है। इसमें 25 वर्षों से संरक्षण प्रयास, सर्वेक्षण और राज्य वन विभाग, मालाबार नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के शोधकर्ताओं के सतत प्रयास का ये परिणाम है। अरलम तितली अभयारण्य इसका नाम बदल करके कर दिया गया है। ठीक है, इसमें अरलम में बटरफ्लाई सफारी ट्रेल जैसे गाइडेड भ्रमण यात्राएं भी की जाती हैं। तो याद रखिएगा, पहला तितली पार्क कहाँ पर है? केरल में है, नाम है अरलम तितली अभयारण्य। अगला है, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा या पहली सभा हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस क्या है? तो IBCA करके उसको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ही विजन था कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो बनाया जाए और इसमें बिग कैट्स जितने भी हैं, बिल्ली की जो प्रजातियाँ होती हैं, कौन कौन सी प्रजाति आती हैं? तो टोटल इसमें 6 प्रजाति आती हैं। कौन कौन है? 7 प्रजाति आती हैं। बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ, चीता है, जगुआर है और प्यूमा है। इसके रक्षा और इसको बचाने के लिए जो है ये की गई है। तो याद रखिएगा कि IBCA की पहली महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है और इसमें जो है वन्यजीव संरक्षण किया जाएगा इन जो बिग कैट्स हैं उनकी। सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और पूछेगा, दूसरा जो स्टेटमेंट इसमें देगा, इसमें दे देगा कि इसकी अध्यक्षता किसने की है। तो याद रखिएगा, जो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, तो यादव जी ने की है। ऐसा ना हो कि आप द्रौपदी मुर्मू या फिर नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह के नाम में फंस जाएं। तो इसलिए याद रखिएगा कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, यानी कि जो पर्यावरण मंत्रालय की एक तरह से इन्वॉल्वमेंट है उसमें, उसकी जो शुरुआत की है वो आपके भूपेंद्र यादव जी ने इसका अध्यक्षता किया है। ठीक है, तो डेट याद रखिए कब आयोजित की गई थी? तो 16 जून 2025 में आयोजित की गई थी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। और कब मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी? तो जब आपका प्रोजेक्ट टाइगर का 50वीं वर्षगांठ बनी थी, तो उसी समय इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने के लिए घोषणा किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य और लक्ष्य है कि दुनिया भर में बड़ी बिल्लियों की घटती आबादी को रोकना। और इसके महासभा में भूपेंद्र यादव के साथ साथ जो SP यादव हैं उनको महानिदेशक इसका नियुक्त किया गया है। भूपेंद्र यादव जो है सर्वसम्मति से अध्यक्ष बने थे। इसमें बहुत सारे देश हैं जो अपनी भागीदारी की पुष्टि करते हैं, जैसे भूटान है बगल का, कंबोडिया है बगल का, एस्वातिनी एक कंट्री है, फिर गिनी है, भारत है, लाइबेरिया है, सूरीनाम है, सोमालिया है, कजाकिस्तान इसमें अपनी पुष्टि करते हैं। अगली खबर है, HAL का इसरो से SSLV तकनीक हस्तांतरण समझौता। मतलब जो आपका स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसकी टेक्निक अब इसरो किसके साथ साझा करने जा रहा है? HAL के साथ साझा करने जा रहा है। कैसे साझा कर रहा है? तो एक बिडिंग हो रही थी जिसमें बहुत सारी कंपनियां भाग ले रही थी, उसमें HAL जो है वो जीत गई। अब HAL को 1-2 साल तक जो है सारी टेक्निक जो है साझा करेगा इसरो। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और है दोस्तों कि इसमें जो HAL है वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। मतलब जो टेक्नोलॉजी होगी, जैसी टेक्नोलॉजी दी जाएगी उसमें कोई भी चेंज अपने तरफ से नहीं कर सकता है। हालांकि 2 साल बाद थोड़े बहुत चेंजेस किए जा सकते हैं। देख लीजिए कि 21 जून को ये काम हो रहा था। SSLV यानी कि जो लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है उसकी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए 511 करोड़ रुपए में बोली लगा करके ये अनुबंध हासिल कर लिया है। ठीक है, अगले 2 साल तक इसरो जो है HAL को SSLV की जो भी टेक्निक है उसको ट्रांसफ़र करेगा, लेकिन कोई भी बदलाव HAL अभी इसमें खुद से नहीं कर सकता है। ठीक वही काम करेगा जो इसरो इनसे कह रहा है। फिर बात आती है कि
इस समझौते में हर साल 6 से 12 SSLV रॉकेट बनाने हैं, यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स बनाने हैं, जो कि बाजार की मांग पर भी निर्भर करता है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SSLV एक छोटा रॉकेट होगा जो कि 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को 400 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई में यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाएगा। तो देखिए 2-3 प्रश्न इससे पूछ सकता है। पहले तो ये पूछेगा कि SSLV के प्रोडक्शन में कौन सी कंपनी सामने आई है, तो आपको याद रखना है HAL, जो कि पहले एक नवरत्न कंपनी थी, अभी महारत्न कंपनी बन गई है, पहला ये हो गया। ठीक है, तो SSLV का प्रोडक्शन कौन करेगा, तो HAL करेगा। ठीक, दूसरा क्या दे रहा है, दूसरा कह रहा है कि 500 किलोग्राम तक के भार वाले बनाएगा। तीसरा कह रहा है कि खुद से कोई चेंज नहीं करेगा, नो चेंज। कितने साल तक, 2 साल तक। ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में। फिर कहता है कि लियो में स्थापित की जाएंगी और हर साल 6 से 12 बनाएगा एज पर मार्केट की डिमांड। ठीक है, चलिए अगला यहां पर जो न्यूज़ है वो क्या है, देखिए देखिए एक चीज़ और यहां पर देख लेनी है, ये वाला सेक्टर भी देख लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र, जिसको इन स्पेस बोला जा रहा है, उसके अध्यक्ष पवन कुमार गोयनका के अनुसार अंतरिक्ष क्षेत्र की स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस के बाद HAL रॉकेट बनाने वाली तीसरी कंपनी है। ठीक है, तो एक स्टार्टअप है, इसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस। इसके बाद HAL रॉकेट बनाने वाली तीसरी कंपनी होगी, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स के साथ साथ इसमें PSUs भी एंट्री ले चुकी हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर ऐसे दे देगा आपको कि इसरो के अलावा कोई रॉकेट नहीं बनाता है या निम्न में से कौन सी कंपनियां रॉकेट बनाती हैं, तो याद रखिएगा स्काई रूट एरोस्पेस है, अग्निकुल है और उसके साथ साथ आपका HAL हो गई। अगला यहाँ पर जो न्यूज़ है हम लोग की वो है डसाल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड द्वारा फाल्कन 2000 जेट का उत्पादन। तो फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी ने घोषणा की है कि फाल्कन 2000 LXS बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट बनाने के लिए भारत में असेंबली लाइन बनाएगा। इसकी घोषणा 2025 पेरिस एयर शो में की गई है। भारत में निर्मित पहला फाल्कन 2000 LXS विमान 2028 में आने की संभावना है। डसाल्ट राफेल लड़ाकू विमान का भी निर्माता है और इसके पहले जो है डसाल्ट एविएशन ने हैदराबाद में लड़ाकू विमान के आगे के हिस्से यानी कि धड़ बनाने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ एक समझौता किया था। बाकी ये न्यूज़ याद रखिए कि डसाल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड के साथ मिलकर के फाल्कन 2000 जेट का उत्पादन करेगा। इसका नाम है फाल्कन 2000 LXS। आगे हम लोग देखेंगे कि तो यही जानना है कि दुनिया का 5वां ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट बनाने की क्षमता होगी। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। चलिए अब अगली न्यूज़ पर हम लोग यहाँ पर आते हैं कि सैफरन और HAL में लीप इंजन के पार्ट्स बनाने का समझौता है। ठीक है, तो प्रश्न कैसे पूछेगा कि लीप इंजन के पार्ट्स बनाने का समझौता किसके किसके बीच में हुआ है, तो सैफरन और HAL में हुआ है। न्यूज़ देखेंगे क्या है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको HAL कहते हैं, और फ्रांस की एक इंजन निर्माता कंपनी है जिसका नाम है सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन। इसके बीच एक महत्वपूर्ण समझौता पेरिस एयर शो के 55वें संस्करण के दौरान किया गया। दोनों ही कंपनियां जो हैं मिलकर के लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्सन, जिसको लीप बोल रहे हैं, इस इंजन के पार्ट्स तैयार करेंगी और इसकी पुष्टि जो HAL ने एक्स पर की है, यानी कि ट्विटर पर की है। तो ये टोटल। इसके अलावा सैफरन तेजस मार्क 2 के लिए 110 KN क्षमता वाले एक शक्तिशाली इंजन का निर्माण कर रही है। अगला है कि केंद्र सरकार द्वारा 16वीं जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी है। तो डेट याद कर लीजिएगा कि अधिसूचना कब जारी है और कब तक जो है इन लोग को दिया गया है लास्ट पब्लिश करने के लिए ऑफिशियली। तो 1 मार्च 2027 का समय दिया गया है और ये 16 जून 2025 को अधिसूचना आई है। ठीक है, भारत सरकार 4 जून 2025 को 16 वर्ष बाद जनगणना 2027 कराने की घोषणा की है। ठीक है, और अधिसूचना आई है इसकी 16 जून को, तो 16 जून वाला याद रखिएगा। ठीक है, फिर कहता है कि 2 चरणों में ये सारी होगी, सारा जो जनगणना होगा वो 2 चरणों में होगा, जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल है। देखिए 2 चरण जो होंगे वो कौन कौन से होंगे। पहले चरण में गृह सूचीकरण होगा और दूसरे चरण में जनगणना होगी। तो पहले चरण को हाउस लिस्टिंग बोला जा रहा है, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन। ठीक है, और दूसरे चरण को क्या बोला जा रहा है, दूसरे चरण को बोला जा रहा है PE यानी कि जनगणना। ठीक है, जनसंख्या गणना या पीपल्स एनरोलमेंट। ठीक, तो ये 2 चरण में जो है किया जाएगा।
और क्या चीज़ हम लोग को पढ़नी है, तो पढ़ना ये है कि ये जो संदर्भित तिथि है इसकी जनगणना करके पब्लिश करने की, वो 1 मार्च 2027 है अधिकांश क्षेत्रों के लिए, लेकिन कुछ क्षेत्र जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, ये इनके लिए 1 अक्टूबर 2026 है। ठीक है, और एक तरह से देखिए कोविड के समय में जब जनगणना शुरू की गई थी तो वहीं से चीज़ों को शुरू किया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए जो है क्या बोलते हैं कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि मतलब कुछ 2026 और कुछ 2027 में। जनगणना 2027 जिसे 28 फरवरी 2027 तक किया जाना है और संदर्भ तिथि इसकी 1 मार्च 2027 होगी सुबह 12 बजे। इसमें गृह सूचीकरण और जनसंख्या गणना दो अलग अलग चीज़ें होंगी। जनगणना अधिनियम 1948 है, ये भी याद रखिएगा। इसके तहत प्रक्रिया 16 जून 2025 को आधिकारिक रूप से अधिसूचित की गई है। चलिए, आपको पता है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी 1.2 अरब लोगों को टोटल इसमें शामिल किया गया था, और इस बार जातिगत जनगणना है, ये भी याद रखिएगा कि जो है जातिगत जनगणना हो रही। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है जो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अब तक की ये 16वीं जनगणना होगी। ठीक है, और स्वतंत्र भारत की 8वीं है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि अब तक की 16वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना यहां पर हो रही है। अगली जो न्यूज़ है वो है कि भारत नॉर्वे के सहयोग से पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। ठीक है, तो ध्रुवीय अनुसंधान पोत का मतलब है पोलर रिसर्च व्हीकल। ठीक है, तो गार्डन रीच शिपयार्ड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जिसको GRSE कह रहे हैं, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और नॉर्वे की कोंग्सबर्ग कंपनी के बीच रणनीतिक साझेदारी के तहत अपना पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत PRV बनाने का ऐतिहासिक समझौता किया है। 3 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो भारत की ध्रुवीय अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करेगा और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देगा। क्या और बातें हैं, इस पोत का जो उद्देश्य होगा वो गहरे समुद्र अन्वेषण में होगा, यानी कि जो भी डीप ओशन रिसर्चेज हैं उसमें किया जाएगा। समुद्री पारिस्थितिकी को देखा जाएगा, यानी कि मरीन इकोलॉजी को देखा जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का अनुसंधान यानी कि इकोसिस्टम से रिसर्च जो होंगे, मरीन इकोसिस्टम रिसर्च, ध्रुवीय बर्फ और जलवायु का अध्ययन अंटार्कटिका और दक्षिणी महासागर के मिशनों पर यह समर्थन पैदा करेगा। चलिए, अगला न्यूज़ है यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर बन रहा है। तो हेडिंग से ही प्रश्न पूछा जाता है, हेडिंग बहुत ध्यान से समझिए कि पूछेगा आपसे पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर कहाँ बन रहा है, तो आप बताओगे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पशु ओवरपास कॉरिडोर जो है वो बनाया जा रहा है। तो ये जो है देश का पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर होगा, देश का पहला है। ठीक है, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 12 किलोमीटर का हिस्सा रणथंबोर टाइगर रिजर्व के बफर जोन से होकर गुजरता है। इसमें पशुओं के लिए 5 वाइल्ड लाइफ ओवरपास और भारत का सबसे लंबा अंडरपास तैयार किया गया। तो याद रखिएगा कितने ओवरपास बनाए गए हैं दिल्ली मुंबई हाईवे पे, तो चूंकि रणथंबोर से होकर के गुजरता है तो वहां पर रणथंबोर टाइगर रिजर्व में बफर जोन में जो है पशुओं के बाईपास करने के लिए 5 वाइल्ड लाइफ ओवरपास है और भारत का सबसे लंबा अंडरपास जो है वहाँ पर तैयार किया गया है, जिसके ऊपर से पेड़ पौधे और घास से कवर भी कर दिया गया, जिससे यह जंगल की तरह दिखाई दे और जानवर बिना किसी घबराहट के सड़क इत्यादि पार कर सके। इस ओवरपास के निर्माण से बाघों और तेंदुओं जैसी प्रजातियों की सुरक्षित आवाजाही संभव हो सकेगी, साथ ही मानव पशु संघर्ष में भी कमी आएगी। बना कौन रहा है, तो ये मतलब समग्र रूप से सतत और इको फ्रेंडली स्टाइल में इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है। भारत में खुरधारी जानवरों की संख्या का आंकलन, मतलब जिनके खुर होता है, खुर समझ रहे हैं, जो पैरों में नाखून होते हैं ना, तो खुरधारी जानवरों के जो भी जनसंख्या है उनको आकलन करने की बात चल रही है। इसको कौन कर रहा है, तो NTCA कर रहा है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII के द्वारा किया जाएगा। एक विस्तृत रिपोर्ट में जो भी आपके अनग्युलेट्स यानी कि स्तनधारी हैं, खुरधारी, उनकी आबादी का आकलन किया जाएगा। तो याद रखिएगा कौन कौन कर रहा है, NTCA और WII कर रहा है, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। यह अध्ययन कब आया है, 2022 की अखिल भारतीय बाघ गणना के आंकड़ों पर आधारित होगा। भारत के जंगलों में बाघों के मुख्य शिकार के रूप में चीतल है, जिसको स्पॉटेड डियर कहते हैं, सांभर है जिसको बड़ा हिरन कहते हैं, और गौर जो कि भारतीय बाइसन है, ये प्रमुख है। रिपोर्ट के अनुसार चीतल सबसे अधिक संख्या में है,
ठीक है। और ये खुरधारी जानवर भी है, विभिन्न प्रकार के आवासों में रहता है। सांभर की आबादी अधिकांश बाघ क्षेत्रों में है, विशेषकर मध्य भारत और पश्चिमी भारत में है। और गौर जो है घने जंगलों और उबड़ खाबड़ इलाकों में पाया जाता है। पूर्वोत्तर हिमालय की तलहटी में ज़्यादा पाया जाता है। अन्य प्रजातियों में नीलगाय आती है, भारत की सबसे बड़ी मृग प्रजाति है, जो कृषि क्षेत्रों में भी देखी जाती है। इनकी संख्या कुछ क्षेत्रों में अधिक है, लेकिन कुछ स्थानों पर यह फसलों को नुकसान पहुंचाने के कारण मानव वन्य जीव संघर्ष का कारण बनती है। हॉग डियर आता है और बारहसिंगा प्रजाति आती है, जो कि घास के मैदानों में पाई जाती हैं। जंगली भैंसा आता है, इसको बाइसन बोलते हैं, कुछ ही क्षेत्रों में सीमित है। इसे असम, छत्तीसगढ़ के आवासीय क्षरण और पालतू भैंसों के संकरण के लिए इसको खतरा रहता है, ठीक है। खुरधारी स्तनधारियों की संख्या में गिरावट बाघों के लिए गंभीर चिंता का विषय है, इसीलिए इसका भी जो है वो काउंटिंग कराना जरूरी है, ठीक है। तो खुरधारी जो स्तनधारी हैं, अगर खुरधारी स्तनधारियों की संख्या में गिरावट आएगी तो बाघ के लिए गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि उनके मुख्य शिकार होते हैं ये। जब शिकार की उपलब्धता कम होगी तो बाघ मानव बस्तियों की ओर बढ़ते हैं और पालतू जानवरों का शिकार करते हैं, जिससे मानव संघर्ष बढ़ता है और कहीं ना कहीं वो चीज़ें बाघ की जनसंख्या के लिए ठीक नहीं है। इनके संरक्षण के लिए आवासीय पुनर्स्थापन, शिकार पर नियंत्रण, स्थानीय समुदायों की भागीदारी, प्रजातियों का पुनः निश्चय से कदम उठाने चाहिए। और इसीलिए जो है ये किया जा रहा है। इन प्रजातियों के संरक्षण के बिना बाघों का दीर्घकालिक अस्तित्व सुनिश्चित करना कठिन होगा, ठीक है। इसीलिए WII और यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने खुर वाले जो भी पशु हैं उनकी जनगणना कराने की बात कही है। अब अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, एक न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे पहले समझ लेना है कि 2026 से 28 की अवधि के लिए इकोसॉक के लिए चुना गया है। इकोसॉक क्या होता है? तो संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद, अगर इसमें संयुक्त राष्ट्र निकाल दिया जाए तो बचता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको इको और SO और C बोलते हैं, ठीक है ना। तो इको से हो गया इकोनॉमिक, SO से हो गया सोशल और C से हो गया काउंसिल, ठीक है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के 6 अंगों में से एक प्रमुख अंग है, उसमें भारत को चुना गया है। टोटल 187 वैलिड वोट्स में से 181 वोट के साथ भारत को चुन लिया गया है। किस क्षेत्र के लिए चुना गया है? तो इसमें 5 अलग अलग क्षेत्र आते हैं, जिसमें एशिया पैसिफिक के लिए भारत को चुना गया है। और टोटल एशिया पैसिफिक से 4 लोगों को चुना जाता है, मतलब 4 कंट्रीज को चुना जाता है। तो उसमें एक चाइना भी है और बाकी 2 कंट्रीज का नाम यहाँ पर जो है तुर्कमेनिस्तान और लेबनान है, ठीक है। तो ये 4 आपको याद रखना है। अब देखिए 5 क्षेत्रों में जो चुना जाता है उसमें अफ्रीका आती है एक, एशिया पैसिफिक पूर्वी यूरोप आती है दूसरी, तीसरी आती है लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देश, चौथी आती है पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी आती है अन्य देशों को चुना जाता है, ठीक है। टोटल इसमें कितने कंट्रीज को चुना गया है तो याद करेंगे, एक बार कोशिश करेंगे याद करने की। ऑस्ट्रेलिया, जो कि आपका नीचे पड़ता है, ठीक है ना, सदर्न हेमिस्फीयर में, भारत के नीचे जाएंगे तो आप पड़ जाएगा। फिर बुरुंडी आता है, ठीक। बुरुंडी के बाद आता है चाड, चाड के बाद आता है चीन, क्रोएशिया, इक्वाडोर, फिनलैंड, जर्मनी, लेबनान, मोजाम्बिक, नॉर्वे, पेरू, सियरा लियोन, सेंट किट्स एंड नेविस, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, अमेरिका शामिल है। इकोसॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों के रूप में हुई थी। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 54 है, जिसमें से प्रत्येक 18 सदस्यों को हर वर्ष चुना जाता है और ये 3 साल के लिए कार्यकाल में रहते हैं, ठीक है ना। तो प्रत्येक वर्ष 18 सदस्यों को चुना जाएगा और जो कि 3 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाएंगे। मुख्यालय कहाँ पर है इकोसॉक का? तो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और भारत का जो कार्यकाल होगा वो 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2028 तक चलेगा, ठीक है। मैंने वोटिंग बता ही दी है भारत के लिए कैसी हुई है। तो भारत को 181 वोट मिले हैं। भारत का ये 18वां कार्यकाल है, जो कि 2000 और मतलब 18वीं बार जो है भारत चुना गया है। पिछले बार भारत ने 2008 से 2020 के मध्य लगातार 4 कार्यकालों में सेवा दी है। अगली जो यहाँ पर न्यूज़ है वो है भारत 2025 से 28 अवधि के लिए IIAS का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि किस का अध्यक्ष चुना गया है, तो IIAS का चुना गया है। IAS आप जानते हो ना, उसी तरीके से A का मतलब वही है, इंडियन के एडमिनिस्ट्रेशन से ही रिलेटेड है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज इसका फुल फॉर्म है और 2025 से 28 तक की अवधि के लिए चुना गया है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने पार्ट किया था, लेकिन लास्ट जो लड़ाई हुई है वो भारत की हुई है आपके ऑस्ट्रिया के साथ। इसमें जो अध्यक्ष बनाया है IIAS ने वो श्री V श्रीनिवास को बनाया गया है, यानी कि श्री V श्रीनिवास को अध्यक्ष बनाया गया है। और भारत ऑस्ट्रिया के साथ अंतिम दौर में मतलब प्रतिस्पर्धा हुई, जिसमें भारत को अध्यक्ष बनाया गया है। ये IIAS क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज
इसमें कहा जा रहा है कि एक वैश्विक महासंघ है, ये 31 सदस्य हैं, 20 राष्ट्रीय अनुभाग और 15 एक अकादमिक अनुसंधान शामिल है। इसका उद्देश्य है कि लोक प्रशासन पर वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। अगला जो हम लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं वो है भारत का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल का उद्घाटन हुआ है। नाम याद रखिएगा, नाम है भारत जेन। तो ये स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो है देश को समर्पित किया है। ये भारतीय भाषाओं के लिए देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित, सरकार से वित्त पोषित और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, भारत जेन जो है टोटल कितनी भाषाओं में काम कर सकता है? तो 22 भारतीय भाषाओं में पहला स्वदेशी रूप से विकसित, सरकार द्वारा वित्त पोषित और मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल है। बार बार वही चीज़ लिखी है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये ठीक वैसे ही है जैसे चैट जीपीटी के पिछले संस्करण थे, उसी तरीके से ये है। ठीक है, आइए, विश्व का सबसे ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज और भारत का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज अंजी खाद का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, तो दोनों चीज़ अलग है। विश्व का सबसे ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज अलग है और भारत का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज अंजी खाड में है, वो अलग है। देखते हैं न्यूज़ में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अंडरलाइन करके बता देता हूँ। तो यहाँ देखिए कि 6 जून को चिनाब रेल ब्रिज और अंजी नदी पर बना हुआ, मतलब चिनाब नदी की एक सहायक नदी है अंजी नदी, उस पर बना हुआ अंजी खाद ब्रिज का उद्घाटन किया गया। तो उद्घाटन की डेट याद कर लीजिए, 6 जून 2025, क्योंकि बना तो पहले ही है। ठीक है, तो ये जो पुल है अंजी खाद ब्रिज, वो कौरी से बक्कल को जोड़ता है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कह रहा है कि चिनाब रेल ब्रिज रियासी जिले में स्थित विश्व की सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ और अच्छे से दिखाई देगा। तो ये सबसे ऊंचा विश्व का रेलवे आर्च ब्रिज है, इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। ठीक है, तो अगर आर्च ब्रिज सबसे ऊंचा पूछा जाएगा तो वो यही चिनाब रेल पुल का ब्रिज हो जाएगा। ठीक है, 359 मीटर ऊंचा है और 1315 मीटर टोटल लंबाई इसकी पड़ती है। आगे अगर आप देखेंगे अंजी खाड की बात किया जाए तो अंजी खाद ब्रिज मैंने बता ही दिया कि वहीं पर है, और अंजी खाद ब्रिज जो है केबल स्टे ब्रिज है। ठीक है, और ये दूसरा सबसे ऊंचा ब्रिज है। चिनाब वाला सबसे ऊंचा है विश्व का, और दूसरा सबसे ऊंचे की अगर बात की जाए तो आपका अंजी खाड है। फिर जो ब्रिज की बात करता है, जो आपका अभी हमने पढ़ा यहाँ पर, ठीक है, क्या नाम था इसका, एक बार बस देख लेता हूँ, इसका कुछ नाम है ना, हाँ, रेलवे आर्च ब्रिज जो है, इसकी अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि 40 टन तक के TNT, 8 तीव्रता के भूकंप, 20 डिग्री टेम्परेचर और 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहने वाली वायु को सहन कर सकता है। कोंकण रेलवे ने इसको जो है निर्माण किया और IISc बेंगलोर ने इसका डिज़ाइन किया था। वहीं IIT दिल्ली और IIT रुड़की ने भूकंपीय विश्लेषण को चेक किया और DRDO ने विस्फोट प्रतिरोधी का चेकिंग भी किया है। ठीक है, फिर कहता है अंजी खाड ब्रिज की बात की जाए तो ये भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज होने के साथ साथ चिनाब नदी रेल ब्रिज के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। तो ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, जबकि आर्च ब्रिज की अगर बात की जाएगी तो विश्व का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज जो है वो चिनाब नदी पे बना हुआ आर्च ब्रिज है। ठीक है, अच्छा, ये बन कहाँ रहा है? तो चिनाब और अंदी खाज ब्रिज जो है जम्मू कश्मीर के USBRL प्रोजेक्ट जो था, उधमपुर बारामूला रेल लिंक इसको बोलते हैं। ठीक है, 4-5 जगह इसमें शामिल है, जिसमें उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक नाम है इसका। ठीक है, बहुत सारा पैसा लगा है, ये सब पैसा वैसा हम लोग को नहीं जानना है। अगला है, भारत ने 2025-26 सत्र के लिए APO की अध्यक्षता ग्रहण की है। APO का फुल फॉर्म है एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी मीटिंग होती है, 67वीं मीटिंग होती है। उसमें भारत को, यानी कि एशियाई उत्पादकता संगठन में भारत को जो है अध्यक्षता इसकी मिल जाती है, APO की अध्यक्षता। तो कुछ चीज़ें याद रखिएगा, जैसे APO जो है एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना इसकी 1961 में हो रही है और जापान के टोक्यो में इसका मुख्यालय है। कुल देशों की संख्या 21 है। ठीक है, और भारत का जो अध्यक्षता है उसमें भारत APO विजन 2030 लेकर के चलेगा। इसमें हरित उत्पादकता को, डिजिटलीकरण को, नवाचार, संधारणीयता को और उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा। अगला जो खबर है वो जरूर आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है कि मिजोरम देश का पहला, गोवा दूसरा और त्रिपुरा तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना। तो पूर्ण साक्षर राज्य उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत NILP
के अंतर्गत जो उल्लास कार्यक्रम चल रहा था उसमें जो है दर्जा दिया जा रहा था कि जो भी दैनिक जीवन में कार्य करते हैं लोग, अगर उसमें साक्षर हैं, जैसे डिजिटल चीज़ों का उपयोग कर पाएँ, बेसिक ज्ञान हो उनको, अगर किसी दुकान पर बैठे हों, तो उस हिसाब से जो है साक्षर बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से भारत के 2 राज्य मिजोरम और गोवा मई में बने थे और त्रिपुरा को जून में पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण अगर देखा जाए, यानी कि पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स सर्वे किया गया, उसमें मिजोरम की साक्षरता दर 98.2 आई। कार्यात्मक साक्षरता से तात्पर्य क्या होता है? किसी व्यक्ति द्वारा रोजमर्रा के कार्यों में पढ़ने लिखने संख्यात्मक कौशल का उपयोग किया जाए। ठीक है, इसके पहले लद्दाख भारत में पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश भी बन चुका है। वहीं गोवा के बारे में भी दिया गया कि प्रमोद सावंत ने उल्लास, जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत जो है गोवा को पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया था। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ हम लोग को और नहीं पढ़ना है। इसी प्रकार त्रिपुरा बन गया था। ठीक है, चलिए, कार्यक्रम मुख्य रूप से क्या करता है? देखिए, 5 चीज़ लेकर के चलता है। ये योजना जो है वो NEP 2020 के अनुरूप है, ये तो पक्का है। उसके अलावा इसमें 5 प्रमुख घटक आते हैं, जैसे मूलभूत साक्षरता और गणना कौशल आनी चाहिए, जीवन उपयोग महत्वपूर्ण कौशल आना चाहिए, मूलभूत शिक्षा होनी चाहिए, व्यावसायिक कौशल होना चाहिए और निरंतर शिक्षा होनी चाहिए। कार्यक्रम मुख्य रूप से 15 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को लक्षित करता है जिन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त की है। ऑपरेशन सिंदूर की बात यहाँ पर कर लेते हैं कि आपको पता है कि अभी जो है, जो बैसारन घाटी था, वहाँ हमला हुआ, बहुत सारे परिवार में पुरुषों को मार दिया गया। ठीक है, तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो है इंडिया ने चलाया और पाकिस्तान ने इसके जवाब में बनियान उल मरसूल चलाया। ठीक है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान ने क्या चलाया, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, पाकिस्तान ने क्या चलाया? बनियान अल मरसूस। ठीक है, याद रखिएगा ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट में पाकिस्तान ने चलाया। तो आपको पता है कि 26 नागरिकों की मृत्यु हुई, 7 से 10 मतलब 22 अप्रैल को ये अटैक किया गया था। तो डेट याद रखिएगा, डेट भी पूछेगा। तो 7 से 10 मई पाकिस्तान और भारत में जो है 9 आतंकी शिविरों पर सटीक हमला किया गया और मिसाइल हमला करके करारा जवाब दिया गया। इसमें जो भारत की सेना है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमलों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया गया, जो S-400 हम लोग लेकर के आए थे उसके माध्यम से, और UAV कमांड हब्स को निशाना बनाया गया, आतंकी ढांचे को ध्वस्त किया गया। ठीक है, और भारत ने सैन्य प्रक्रिया के दौरान एक नई रेड लाइन भी स्थापित की है। ठीक, फिर आता है पंचायत एडवांस इंडेक्स, PAI जिसको बोला जा रहा है, इसके दूसरे संस्करण का शुभारंभ हुआ है। तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 का शुभारंभ हुआ है। ये शुरुआत 26-27 मई 2025 को नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय राइट शॉप के दौरान की गई है। तो इतना याद रखिएगा। इसका लक्ष्य क्या है वो भी सुन लीजिए कि 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना है। ठीक है, और पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किए गए प्रमुख सुधारों के बाद सूचकांकों की संख्या 516 से घटा करके 147 कर दी गई है। ठीक है, इसमें गरीबी उन्मूलन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जल की उपलब्धता है, स्वच्छ पर्यावरण है, बुनियादी ढांचा है, सुशासन है, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया गया है। अगली जो खबर है वो क्या है, तो इसमें क्या जानने वाली चीज़ें हैं देख लीजिए पहले कि इसमें ये जो शुरू हुआ है ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत नई दिल्ली में की गई है डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में। ये पॉइंट याद रखना है आपको। ठीक है, ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय राइट शॉप के दौरान ये शुरू हुआ है। ठीक है, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों को ग्रामीण पंचायत के स्तर पर लागू करने की जिसमें कवायद की गई है। इसमें उपकरण क्या है कि 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना है। और पहले इसमें बहुत सारे सूचकांक थे जिनकी संख्या 516 थी, अभी उसको घटा करके 147 कर दिया गया है। कुछ विषय इसमें जो कि सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है वो आते हैं, जैसे गरीबी उन्मूलन करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, शिक्षा जल की उपलब्धता करेंगे, पर्यावरण स्वच्छ पर्यावरण रखेंगे, बुनियादी ढांचा पर ध्यान देंगे, सुशासन, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण को इसमें शामिल किया गया है। अगला है उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किए हैं। तो ये क्या है, तो बेसिकली क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन हो रहा है। DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत हैं, इनका नाम भी याद रखिएगा। इनके साथ जो है QR
QTRC का मेटकॉफ नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो QTRC क्या है? तो उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान यानी कि क्वालिटी क्वांटम रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, या सेंटर कह लीजिए, क्वालिटी क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का मेटकाफ हाउस नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है, बस ये पॉइंट याद रखिएगा। उद्देश्य क्या होगा इसका? तो राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु क्वांटम स्वदेशी क्वांटम तकनीक का विकास और परीक्षण किया जाएगा, यानी कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा इसमें, जो कि स्वदेशी क्षमता होगी। ठीक है, वैश्विक स्तर पर क्वांटम कंप्यूटर और क्रिप्टोग्राफी की तेजी से प्रतिस्पर्धा है, उसको देखते हुए भारत आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है। अगला है कि स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी दी गई है। तो आपको पता है कि स्टारलिंक किसकी संस्था है? तो अमेरिकन उद्योगपति एलन मस्क की स्वामित्व वाली संस्था है स्टारलिंक कंपनी। वो सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए भारत में इसको जो है 3 साल बाद मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट लाइसेंस हेतु लेटर LOI जो है लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया गया। किया क्या जाएगा? तो ये बहुत सारे जो है सैटेलाइट्स को छोड़े हुए हैं जो कि LEO में यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो है स्थित है, और वहाँ से डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति को जो है प्रदान कर दिया जाएगा इंटरनेट। ऐसा ही हो रहा है यूक्रेन में। ठीक है, क्योंकि यूक्रेन में इंटरनेट सेवाएं ठप है, लेकिन लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि स्टारलिंक के माध्यम से उन्हें जो है इंटरनेट प्रदान किया जा रहा है। तो हमारी जो दूरसंचार विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है या टेलीकम्युनिकेशन है, उसने राष्ट्रीय सुरक्षा के 29 कड़े मानकों को स्वीकारने के बाद लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया है। याद रखिएगा, 29 कड़े मानकों को स्वीकारने के बाद अंतिम लाइसेंस कंपनी को सभी शर्तें पूरी करने के बाद मिलेगा। स्टारलिंक के पास वर्तमान में 7000 से अधिक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है, जो मैंने आपको बताया, और जिससे ये हाई स्पीड लो लेटेंसी इंटरनेट उपलब्ध कराता है। ठीक है, ये इंटरनेट पेश करने वाली तीसरी कंपनी बनाएगा। कंपनी ने जियो और एयरटेल के साथ खुदरा साझेदारी भी की है। अगला है कि अरुणाचल में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन किया जा रहा है। तो जियो थर्मल जो प्रोडक्शन है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। तो सबसे पहले तो न्यूज़ की हेडिंग जरूर याद रखिए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भूतापीय उत्पादन भारत में कहाँ हो रहा है, तो याद रखिएगा कि आपके अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। तो 2025 में सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालय अध्ययन केंद्र जो है CESHS ने अरुणाचल के पश्चिमी कामेंग जिले के दिरांग में, नाम याद रखिएगा, यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय उत्पादन कुएं को सफलतापूर्वक खुदाई कर लिया है। इसमें 115 डिग्री सेंटीग्रेड जो है जलाशय का तापमान रहता है, और मतलब ड्रिलिंग विलिंग के माध्यम से इस जो भी वेल है उसको या कुआं है उसको खोदे हैं। इस परियोजना में CESHS के साथ नॉर्वेजियन जियो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट आइसलैंड की कंपनी जिसका नाम है जियो ट्रॉफी और गुवाहाटी बोरिंग सर्विसेज भी शामिल है। तो कौन कौन शामिल है, एक बार इसका नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भूतापीय ऊर्जा या जियो थर्मल एनर्जी क्या है? जियो मतलब होता है पृथ्वी और थर्मल मतलब होता है हीट, यानी कि पृथ्वी की हीट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज किया जाएगा। अगला है भारतीय रेलवे के पहले 9000 HP वाले इंजन का उद्घाटन। तो नरेंद्र मोदी गुजरात के दाहोद में, नाम याद रखिएगा, गुजरात के दाहोद में 26 मई को भारतीय रेलवे के 9000 हार्स पावर वाले इलेक्ट्रिक इंजन का उद्घाटन करते हैं। मेक इन इंडिया पहल के तहत सीमेंस इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा सीमेंस इंडिया के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। ये एक शक्तिशाली एकल यूनिट लोकोमोटिव माल परिवहन को क्रांतिकारी रूप से बदलने जा रहा है। भीड़ भाड़, टर्न अराउंड समय और संचालन लागत में कमी आएगी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा झंडी दिखाया गया 9000 हार्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भारतीय रेलवे का अब तक का सबसे शक्तिशाली इंजन बन गया है। ठीक है, और भारतीय रेलवे का पहला एकल यूनिट 9000 हार्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव गुजरात के दाहोद में बना करके तैयार किया गया है। पारंपरिक मालगाड़ी इंजन आमतौर पर 4500 या 6000 HP के होते हैं। 12000 इंजन 6000 HP को यूनिट को जोड़कर बनाया जाता है। दाहोद संयंत्र में 1200 इलेक्ट्रिकल माल लोकोमोटिव बनाए जाएंगे। इसके तहत 89% पुर्जे जो है भारत निर्मित होंगे। तमिलनाडु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति। तमिलनाडु ने अप्रैल में स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च करके आधिकारिक रूप से उन भारतीय राज्यों की श्रेणी में प्रवेश कर लिया है जिनके पास समर्पित अंतरिक्ष क्षेत्र की नीतियां हैं। इस नीति का उद्देश्य विकास और अवसर सृजन को बढ़ावा देना है और अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ के निवेश को आकर्षित करना है। यह पहला
यह पहल राज्य की एरोस्पेस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करती है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत देश की व्यापक महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप भी है। ठीक है, तो स्टालिन की अध्यक्षता में स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी दी गई है 17 अप्रैल को। ठीक है, यह निर्णय इन स्पेस के सुझाव के बाद लिया गया और गैर सरकारी संस्था एनजीई को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुरूप भी है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के महेंद्रगिरी में पहले से ही इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स स्थित है, जो प्रोपेलेंट इंजन के अनुसंधान और परीक्षण में सहायक है। दूसरा भारतीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल तूतीकोरिन जिले के कुलशेखरपट्टिनम में निर्माणाधीन है। तो ये भी याद रखिएगा, दूसरा भारतीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल यहाँ पर है और पहला जो है तमिलनाडु के तिरुनेलवेली के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स आरपीसी स्थित है। एनआईटी तिरुचिरापल्ली जो है एसटीआईसी यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर में समर्थन करता है। नीति की विशेषताएं क्या क्या है? पहला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अनुसंधान या विकास क्षमताओं से जुड़े केंद्रों को वेतन सब्सिडी प्रदान करेंगे। सरकार द्वारा कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में 300 करोड़ से कम निवेश वाली परियोजनाओं के लिए स्पेस बेस में प्रोत्साहन पैकेज होगा और 10% सब्सिडी दी जाएगी। अधिकतम रुपए 10 करोड़ 10 वर्षों तक का प्रस्ताव है। ग्रीन इनिशिएटिव सब्सिडी दी जाएगी। कृषि, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, परिवहन जैसे क्षेत्रों में अंतरिक्ष तकनीक को एकीकृत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा एआई का नाम क्या है? तो इसका नाम है न्यूज़ एंकर अंकिता। तो याद रखिएगा, भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा एआई का नाम है न्यूज़ एंकर अंकिता। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा। उन्होंने 15 मई को सोशल मीडिया के माध्यम से असमिया कैबिनेट मीटिंग में मुख्य प्रस्तुत करने के लिए भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा की एआई न्यूज़ एंकर अंकिता का अनावरण किया है। ये मानव रोजगार के लिए निहितार्थों पर बहस को जन्म देती है। हालांकि आपको बस इतना याद रखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित न्यूज़ एंकर अंकिता कहाँ लॉन्च हुई है? तो असम के डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से लॉन्च की गई है। भारत की डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ध्रुव नीति। तो ध्रुव नीति किस लिए आई है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ध्रुव नीति आई है। ध्रुव का फुल फॉर्म क्या है? संदर्भ और विशिष्ट वर्चुअल एड्रेस के लिए डिजिटल हब। तो इंग्लिश में जान जाइए, ध्रुवा यहाँ मैंने लिख भी दिया है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। यही है ध्रुवा का फुल फॉर्म। इसका अनावरण 30 मई को किया गया। डेट याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखिए कि डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत में ध्रुव नीति आई है, जो कि एक मजबूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई के माध्यम के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत सरकार के अधीन डाक विभाग नीति दस्तावेज जारी किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत सरकार के अधीन डाक विभाग ने ध्रुवा नीति दस्तावेज जारी किया है, यानी कि डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। डाक विभाग ने डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर डीजी पिन के पहले लॉन्च के आधार पर औपचारिक रूप से ध्रुव नीति का यहाँ पर दस्तावेज जारी किया है। डीजी पिन प्रणाली देश में भौतिक स्थानों की तार्किक और दिशात्मक पहचान को सक्षम बनाती है। ठीक है, नया ध्रुव ढांचा पता प्रबंधन के लिए एड्रेस एसए सर्विसेज आस मॉडल का उपयोग किया जाता है। चलिए, देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट कहाँ पर है? तो ये विझिंझम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह है, जो कि 8,800 करोड़ से बनाया गया है और ये केरल में स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको देश को समर्पित किया है। ठीक है, ये इस बंदरगाह की जो प्राकृतिक गहराई है वो लगभग 20 मीटर ड्राफ्ट की है। अगला है, तेलंगाना सरकार ने कवाल के बाग गलियारे को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया। ठीक है, कुमराम भीम मूडो आपने सुना भी होगा आरआरआर मूवी में। ठीक है, कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया तेलंगाना सरकार ने कवाल के बाग गलियारे को। तो ये जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आदेश जारी किया गया है कि कवाल टाइगर रिजर्व जो तेलंगाना का है और ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण बाग गलियारे को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है और ये लगभग 1493 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, कुमराम भीम आसिफाबाद जिले तेलंगाना में स्थित है, जो कि आसिफाबाद और कागज नगर डिवीजन में फैला हुआ है। अगला, आइजोल रेल नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी। तो मिजोरम की जो कैपिटल है आइजोल, उसको रेल नेटवर्क से जोड़ दिया गया है और पूर्वोत्तर का ये चौथा राज्य या राजधानी कह सकते हैं, जो कि यहाँ पर ट्रेन पहुँच चुकी है। मिजोरम की राजधानी आइजोल अब राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है, जो बैराबी सैरांग नई रेलवे लाइन के जरिए
संभव हुआ है। यह रेलवे लाइन पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ में दुर्गम इलाकों में परिवहन को मजबूत बनाएगी। आइजोल पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी है। इससे पहले त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानियों को यह सुविधा प्राप्त हो चुकी थी, ठीक है, जिसमें असम भी होगा। मिजोरम, जिसे पहाड़ी लोगों की भूमि कहते हैं, पहले रेल नेटवर्क केवल बैराबी तक ही थी। अब बैराबी से सैरांग तक नई रेल लाइन को बिछाया गया है 51 किलोमीटर लंबे। और ये जो है एक्ट ईस्ट नीति के गतिशक्ति प्लान के अंतर्गत हो रहा है। 16वीं एशियाई शेर गणना 2025 में की गई है। तो 21 मई को गुजरात वन विभाग द्वारा 16वीं शेर गणना, याद रखिएगा 15वीं नहीं है, 16वीं शेर गणना के अनुसार एशियाई जो शेर हैं यानी कि पैंथेरा लियोपर्सिका की संख्या 5 वर्षों में 674 से बढ़कर 891 हो गई है। गुजरात में 891 एशियाटिक लायन है, जिनकी संख्या में 32.2% की बढ़ोतरी हुई है। गुजरात के अमरेली जिले में शेरों की संख्या 257 यानी कि सबसे अधिक है, जबकि मित्याला वन्यजीव अभयारण्य में शेरों की संख्या दुगनी होकर 32 हो गई है। बरदा वन्यजीव अभयारण्य में एक नौ स्थापित शेर आबादी वाला क्षेत्र बन गया है। 1879 के बाद यहाँ पर 17 शेरों की उपस्थिति दर्ज की गई थी। तो बरदा वन्यजीव अभयारण्य भी आपको याद रखना है, ठीक है। बंगलुरु आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बना दिया गया है। हाल ही में बंगलुरु को आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए भारत की तेंदुआ राजधानी, तो अब बताना बंगलुरु है। और जिसे मेट्रो शहरों के किनारे रहने वाले स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले जंगली तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। होलेमट्टी नेचर फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया एक लंबा सर्वेक्षण और संरक्षणवादी डॉक्टर संजय गुब्बी के नेतृत्व में अध्ययन के अनुसार बेंगलुरु के आसपास के जंगलों और झाड़ियों में लगभग 80 से 85 तेंदुए रहते हैं, जो इस दुर्लभ शहरी क्षेत्र इसको बनाता है, जो मुंबई की ज्ञात 54 तेंदुए वाली आबादी से अधिक है। बेंगलुरु के बनेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो कड़ी सुरक्षा और बेहतर शिकार उपलब्धता एवं स्थानीय समुदाय के साथ सह अस्तित्व के कारण संभव हुआ है। मध्य प्रदेश का एक अभयारण्य है जिसका नाम है नौरादेही अभयारण्य। ये चीतों का तीसरा स्थायी आवास बना है। नौरादेही चीतों का तीसरा स्थायी आवास बन गया है। चीतों का पुनर्वास किया जा रहा था, आपको पता भी होगा कि टोटल 19 चीते लाए गए थे। टारगेट ये था कि 50% चीते अगर जिंदा बच जाएंगे एक साल में तो माना जाएगा प्रोजेक्ट जो है सफल हो गया। तो लगभग 9 चीते बचे, जो कि लेस देन 50% है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक जो है माना गया। तो अलग अलग कंट्री से लेकर के आ गए थे, कुछ साउथ अफ्रीका से, कुछ नामीबिया से, ठीक है। अब देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश जो अब चीता स्टेट के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है, जल्दी ही नौरादेही अभयारण्य को चीतों का तीसरा स्थायी आवास बना देगा। इसके पहले कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर अभयारण्य में चीतों का सफल प्रवास हुआ है। सागर और दामोह जिले के पठारी इलाकों में फैला हुआ अभयारण्य प्राकृतिक रूप से पर्णपाती घास और शाकाहारी जीवों से भरपूर है। यहाँ साल, सागौन, महुआ, बेल के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर पहले से हिरण, जंगली सुअर, अन्य प्रजातियों से संपन्न है, जिससे उनको जो है खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नौरादेही अभयारण्य में कुल 93 गांव थे, जिसमें से 44 गांवों को स्थानांतरित किया जा चुका है और 49 गांवों को धीरे धीरे जो है यहाँ से हटाया जाएगा। विभाग द्वारा मोहली, झापा, सिंहपुर रेंज के 30 किलोमीटर क्षेत्रों में चीतों के लिए चिन्हित कर बाड़ेबंदी का कार्य शुरू किया गया है। अगला है चिली के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। इसके बारे में देख लेते हैं कि चिली के राष्ट्रपति का नाम है गैब्रियल बोरिंग फोंट। ये अपने राजकीय यात्रा पर आया अप्रैल के महीनों में। 16 वर्ष के अंतराल पर कोई चिली का राष्ट्रपति भारत आया है। नाम एक बार फिर पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति का नाम है गैब्रियल बोरिक फोंट, ठीक है। और ये जो है कई सारे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौता किए। समझौते में सेमीकंडक्टर ऊर्जा और रोबोटिक्स के जो है सौर ऊर्जा, रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर के जो क्षेत्र हैं उनमें समझौता किया गया। इसके साथ ही परस्पर लाभकारी के लिए आर्थिक साझेदारी समझौता यानी कि सेपा हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। उसके साथ मल्टीपल एंट्री परमिट भी दिया गया है। 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो हुए उसमें अंटार्कटिक सहयोग पर भी एक हस्ताक्षर या आशय पत्र, इसको लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं, भारत चिली के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी हुआ है, ठीक है। अगला दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद की भारत यात्रा। तो दुबई में जो क्राउन प्रिंस है जिनका नाम है शेख हमदान बिन मोहम्मद, वो भारत की यात्रा पर आए अप्रैल के महीने में। इनका पूरा नाम है प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अब मख्तून, जो कि यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमिरेट के ये उप प्रधानमंत्री हैं और दुबई के जो है शेख हैं या प्रिंस हैं, ठीक है। इनके
दुबई अरब अमीरात के 7 राज्यों में से एक है और भारत के साथ नज़दीकी संबंध रहे हैं। 43 लाख से अधिक भारतीय वहाँ रहते हैं। ये भारत आए थे तो ज़रूर कुछ समझौते हुए होंगे, जैसे केरल के कोच्चि और गुजरात के वडनार में शिप रिपेयर क्लस्टर की स्थापना के लिए सहमति हुई है और दुबई में यूएई इंडिया फ्रेंडशिप हॉस्पिटल की स्थापना के लिए भूमि आवंटित की गई है। फिर वहीं समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप परिणामस्वरूप द्विपक्षीय व्यापार में तीव्र वृद्धि पर चर्चा इस बैठक में होती है और मुंबई से क्राउन प्रिंस वापस लौट जाते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति आते हैं जेडी वांस, ये अप्रैल के महीने में आते हैं और भारतीय मूल की उनकी पत्नी है, इनका नाम है उषा बाला चिलकुरू वेंस, और 3 बच्चे भी आते हैं जो कि उपराष्ट्रपति वेंस की पहली भारत यात्रा पे उनके साथ थे। 4 दिन ये यहाँ पर रहते हैं। नई दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका पारंपरिक स्वागत किया जाता है और बहुत सारे मुद्दों पर जो है राष्ट्रपति वांस के साथ बातचीत होती है। इसमें मेगा और मागा पर बात होती है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड मेक इंडिया ग्रेट अगेन, ये दोनों मुद्दों पर यहाँ पर बात होती है। ठीक है, और बहुत सारे क्षेत्र हैं जैसे ऊर्जा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी और रक्षा, इस पर भी इनसे बातचीत होती है। श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र यूनेस्को की वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। ठीक है, याद रखिएगा श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र। ठीक, नाट्यशास्त्र को भरत मुनि लिखे हैं और श्रीमद् भगवद गीता जो है वो जो आपका गीता है उसके जो एक पर्व है उसमें जिसका नाम है महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। ठीक है, और इसका रिकमेंडेशन कोई बिहार के एक टीचर है उन्होंने किया था। ठीक है, तो भगवद गीता और भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्यशास्त्र को यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। इस प्रकार भारत की जितनी प्रविष्टि हैं टोटल वो 74 जो है हो गई हैं। ठीक है, 72 मतलब विश्व में टोटल 74 टोटल प्रविष्टियां हो गई हैं। यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में 72 देशों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कुल 74 नई पांडुलिपियों को शामिल किया गया है। टोटल संख्या 570 हो गई है। भारत से टोटल 14 जो है इस तरह की स्मृति रजिस्टर में शामिल हो गई हैं, 14 चीज़ें। ठीक है, भारतीय धरोहर की संख्या 14 हो गई है। 1992 में स्थापित किया गया था वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर या विश्व स्मृति रजिस्टर। इसमें ऋग्वेद सहित 12 रचनाएं पहले से शामिल थी। भारत का IGIA दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है, यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दिल्ली वाला, वो विश्व का 9वां सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा बन गया है। इसको संचालित करता है डायल यानी कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, और बता रहा है कि कुल 7.7 करोड़ यात्री का आवागमन 2024 में हुआ है इससे। ठीक है, विश्व के व्यस्ततम हवाई अड्डों के संबंध में आंकड़ा जो निकालती है वो ACI निकालती है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। अगर सबसे ज़्यादा व्यस्त हवाई अड्डे की बात की जाए तो 2024 में सबसे ज़्यादा व्यस्त हवाई अड्डा है अमेरिका के अटलांटा स्थित हार्ट्सफील्ड जंक्शन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहीं दुबई का दूसरा और डल्लास फोर्ट वर्थ जो है तीसरा जो है इसमें आता है। ठीक है, अगला तो यहाँ पर एक बार लिखा गया, आप पढ़ सकते हैं कि अटलांटा सबसे ज़्यादा व्यस्तम है, इसमें जो है 10,80,67,000 यात्री आते हैं। फिर दुबई का आता है, डल्लास फोर्ट वर्थ, टोक्यो का आता है। हम लोग का नई दिल्ली है 9वें नंबर पर, ये पॉइंट याद रखना है। फिर है 9 विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस भारत में। तो आपको पता होगा कि पिछले वर्ष से ही या उसके पिछले वर्ष से ही कुछ विदेशी कॉलेजेस के जो है कैंपस भारत में बनने की कवायद शुरू हुई है, जिसमें विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए ज़मीन दी जा रही है कि यहाँ पर वो कैंपस खोल सकें। तो 5 विदेशी विश्वविद्यालय के कैंपस यहाँ पर खुल गए हैं। राष्ट्रीय नीति 2020 के अनुसार, शिक्षा नीति के अनुसार ये हो रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया की वोलोनगोंग और डिकिन यूनिवर्सिटी के परिसर गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में संचालित हैं। याद रखिएगा, वोलोनगोंग और डिकन यूनिवर्सिटी जो है वो गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में है। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के गुरुग्राम स्थित परिसर में शैक्षणिक कार्यक्रम जुलाई 2025 से शुरू होंगे। इसके बाद 5 अन्य विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए एक आशय पत्र UGC के द्वारा यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया गया है। इसमें कौन कौन सा है, तो पहला है IIT जिसको बोलते हैं इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा है UK का यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, तीसरा है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, इंस्टीट्यूटो यूरोपियो डी डिज़ाइन इटली इसमें शामिल है। इन परिसरों को 2026-27 सत्र में शुरू होने की संभावना है। विदेशी विश्वविद्यालय में
इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के कैंपस स्थापित करने वाली पहली अमेरिकी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। यानी कि अमेरिका की कौन सी यूनिवर्सिटी है जो भारत में सबसे पहले स्थापित होगी, उसका नाम है इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ब्रिटेन स्थित यूनिवर्सिटीज ऑफ लिवरपूल लॉ, बिजनेस, हेल्थ, साइंस जैसे क्षेत्रों में पढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। विक्टोरिया, अब उसके बारे में चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, कि जैसे वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है, तो ग्रेटर नोएडा में खोली जाएगी। इंस्टीट्यूटो यूरोपियो दी डिज़ाइन फैशन, ये इटली का प्रसिद्ध संस्थान है, इसके बारे में पूरी बातें बताई गई हैं। कह रहा देश भर में 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। अगला देखेंगे कि देश भर में 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन हुआ है। तो देखना यह है कि 22 मई 2025 को नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर स्थित देशनोक से देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 86 जिलों में 103 पुनर्विकसित अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो प्लेस याद रख लीजिएगा कि देशनोक जो कि राजस्थान में बीकानेर में पड़ता है, वहाँ से 86 जिलों में 103 पुनर्विकसित अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन कर दिया है इन्होंने। ठीक है क्या अमृत भारत क्यों बना रहे हैं स्टेशन को, कि ज़्यादा साफ़ सफाई रहेगी, ज़्यादा चीज़ें ईजी रहेंगी, ठीक है, आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं वहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। एक दीर्घकालिक योजना है, केवल केंद्र ही नहीं, स्वच्छ, अधिक आरामदायक और उपयोग में आसान बनाना है। ठीक है, तो 103 स्टेशनों में से सबसे ज़्यादा अगर पूछे कहाँ बन रहा है तो 19 उत्तर प्रदेश में बन रहा है, 18 गुजरात में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान बनाया जा रहा है। और टोटल जो है 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इनका निर्माण जो है किया जा रहा है। अगर हम लोग अच्छा कब तक स्टेशन कार्य कंप्लीट करना है, तो 500 स्टेशन का कार्य जो है 2027 तक कंप्लीट करने का एक टारगेट रखा गया है। इसमें जैसे बिहार के पीर पैंती में और थावे में स्टेशन बना रहे हैं। ठीक है, अब बिहार पीसीएस वाले इस न्यूज़ को जरूर याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, भिलाई, डोंगरपुर, हरियाणा का मंडी, डबवाली, बहुत सारी जगह बनाया जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश का याद रख सकते हैं कि बरेली सिटी, बिजनौर, गोला, गोकरनाथ, हाथरस सिटी, ईदगाह, आगरा जंक्शन, सहारनपुर जंक्शन, इज्जतनगर, गोवर्धन स्टेशन इत्यादि शामिल है। अगली खबर जो है वो है कि पुदुचेरी नेवी प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल हो गया है। तो नेवी प्लेटफॉर्म क्या ये बता रहा है, नेवी नहीं है, नेवा प्लेटफॉर्म है बेसिकली। तो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, इसी का नाम है नेवा। ठीक है ना, इसको बता दे रहा हूँ क्या है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, तो यही नेवा बताया जा रहा है। पुडुचेरी इसको अपनाने वाला जो है वो 29वां विधानमंडल बन गया है, ये पॉइंट याद रखना है। इसके पूर्व जो है नई दिल्ली नेवा लागू करने वाला 28वां विधानमंडल था। नेवा 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय की परियोजना है, जिसका उद्देश्य देश में कागज रहित और डिजिटल विधायी प्रक्रिया को बनाना है। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि नेवा लागू करने वाला पहला विधानसभा कौन था, तो नागालैंड था। याद रखना है कि 29वां विधानसभा कौन बना है, मैंने आपको बताया कि पुदुचेरी बनी है। और पहला कौन था नेवा लागू करने वाला, तो ये नागालैंड था। क्या काम है इसका, तो ये याद रखिएगा, संसदीय कार्य मंत्रालय की परियोजना है। पहले पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा है कागज रहित और डिजिटल विधायी प्रक्रिया को बनाना है। ठीक है, अगला है कि दीव भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला बना है। तो देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हेडिंग याद रखना बहुत जरूरी है, और 1.5 या 1.25 पे कम से कम इस लेक्चर को देखिए। तो दीव के बारे में कहा जा रहा है कि दीव जो दादर नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है, वो ऐसा जिला बन गया है जो अपनी संपूर्ण ऊर्जा आवश्यकता को सौर ऊर्जा से पूरा कर रहा है। ठीक है, कितना टोटल इसको चाहिए वॉटेज, तो 11.88 मेगावाट चाहिए। और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन का इसने जो योजना है उसका कार्यान्वयन भी किया है। ठीक है, कह रहा है कि 9 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सौर पार्क फुद्दम में स्थित है। इसका जो दीव की कुल स्थापित क्षमता है, ठीक है, ये 2 जगह स्थित है। 9 मेगावाट जो है वो फुद्दम में स्थित है, और बाकी 2.88 मेगावाट जो है वो सरकारी भवनों में स्थापित किया गया। दीव के दिन के समय की बिजली की मांग पूरी तरह से सौर ऊर्जा से पूरी होती है। सौर ऊर्जा के उपयोग से प्रत्येक वर्ष लगभग 13,000 टन कार्बन उत्सर्जन दीव कमी करता है। अगला है डीआरडीओ ने 10 उद्योगों को 9 प्रणालियों की प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की। अब इस न्यूज़ का क्या मतलब है पहले ये समझ लीजिए। देखिए है क्या कि 10 ऐसे उद्योग हैं, मतलब उसमें 9 प्रणालियों की प्रौद्योगिकी हस्तांतरित कर दी गई।
इसमें किया ये गया है कि जो भी डिफेंस सेक्टर की चीज़ें हैं ना, उनमें प्राइवेट प्लेयर को एंट्री दी गई है। कुल मिला के किया ये गया है। जैसे अब देखिए लिखा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी के साथ एक मजबूत रक्षा औद्योगिक तंत्र स्थापित करने के दृष्टिकोण के अनुरूप महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में स्थित डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला जिसका नाम है वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने 10 उद्योगों को 9 प्रणालियों की प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित करके एक बड़ा कदम उठाया है। 7 जून 2025 को VRDE में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान डीआरडीओ के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत की उपस्थिति में लाइसेंसिंग समझौते सौंपे गए। तो देखिए कौन कौन से यहाँ पर उत्पाद या प्रौद्योगिकी है और जिसमें भागीदार किसको बनाया गया है। थोड़ा छोटा कर रहा हूँ जिससे आपको पूरा दिखाई दे जाए। आशा करता हूँ कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए, पहला है कि रासायनिक हो गया, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु, टोही वाहन, ट्रैक्ड MK2 ये BEL के साथ साझा किया गया है इसकी प्रौद्योगिकी। माउंटेड गन सिस्टम भारत फोर्ज लिमिटेड उद्योग भागीदार बनेगा। आतंकवाद रोधी वाहन ट्रैकिया ये मेटलटेक मोटर बॉडीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ठीक है। मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन MK ये टाटा इंटरनेशनल के साथ। विस्तार योग शेल्टर, तो इसका आप फोटो ले सकते हैं, ठीक है। इससे प्रश्न पूछने की संभावना कम है, बस इतना याद रखिएगा कि प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दी जा रही है, ठीक है। अगला आता है इसमें न्यूज़, वो है कि नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट, ठीक है। तो नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 क्या कहती है, इसका नाम है SRS, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस बारे में कि भारत के महापंजीयक द्वारा 7 मई 2025 को नमूना पंजीयक प्रणाली रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। इसके अनुसार भारत में प्रमुख मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है, ठीक है। ये SRS पर आधारित भारत में मातृ शिशु दर पर विशेष बुलेटिन 2019-21 के अनुसार देश के मातृ मृत्यु अनुपात में उल्लेखनीय कमी आई है। कितनी कमी आई है, कहता है कि 2014 से 16 में प्रति लाख जन्मों पर 130 से 37 अंक घटकर 2019 से 21 में 93 हो गई है। पहला ये है। दूसरा है नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2021 के अनुसार शिशु मृत्यु दर संकेतों में गिरावट का रुझान देखा गया है। शिशु मृत्यु दर 2014 में 1000 जन्मों पर 39 से घटकर केवल 27 रह गई है। इसी प्रकार नवजात मृत्यु दर 2014 में 1000 पर 26 थी, जो घट करके 1000 पर 19 रह गई है 2021 में। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 2014 में 45 थी, जो कि 21 में घट करके 31 हो गई है। जन्म के समय लिंग अनुपात अगर देखा जाए तो 899 था 2014 में, जो कि 2021 में 913 हो गया है। और कुल प्रजनन दर 2 पर स्थिर है, जो 2014 में 2.3 से उल्लेखनीय सुधार को दिखाता है। तो इस प्रकार ये रिपोर्ट आई हुई थी। आगे रिपोर्ट में स्टेट वाइज डेटा दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कहता है कि U5MR 2030 जो कि लेस देन और इक्वल टू 25 का SDG लक्ष्य प्राप्त कर चुके 12 राज्यों के बारे में बात करता है, जिसमें केरल 8, दिल्ली 14, तमिलनाडु 14। इसी प्रकार अगर हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की स्थिति, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की स्थिति नहीं दी हुई है, ठीक है, उसने अभी नहीं प्राप्त किया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश 23, आंध्र प्रदेश 24 और गुजरात 24 ये प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ जो है इस प्रकार थी, ठीक है। तो चलिए इतनी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी उन्हें आपको बता दी हैं, ठीक है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अगला है राष्ट्रीय E-गवर्नेंस पुरस्कार 2025। इसको बोलते हैं NAEG नेशनल E-गवर्नेंस प्राइज़। 2025 में पहली बार ग्राम पंचायतों का डिजिटल पहलों को मान्यता देने के लिए एक विशेष श्रेणी ग्राम पंचायतों या समकक्ष पारंपरिक स्थानीय निकायों में सेवा वितरण को गहरा करने के लिए ज़मीनी स्तर की पहल की शुरुआत की है। इसमें कई तरह के प्रयास जो है मिल रहे हैं। कुल मिलाकर के इस प्रयास को क्यों दिया जा रहा है कि जो भी नागरिक केंद्रित सेवाएं हैं, ठीक है, ये पारदर्शी प्रभावी रहें, नागरिकों को प्राप्त हो, ठीक है। और इनका डिजिटलीकरण किस प्रकार किया गया है। इसमें स्वर्ण पुरस्कार किसको मिला है, तो रोहिणी ग्राम पंचायत शिरपुर तालुका धुले जिला महाराष्ट्र को मिला है। इसमें ट्रॉफी प्रमाण पत्र के साथ 10 लाख रुपए। रजत पुरस्कार पश्चिम मजलिशपुर ग्राम पंचायत जिरानिया RD ब्लॉक पश्चिमी त्रिपुरा में मिला है, इसमें 5 लाख रुपए। और जूरी पुरस्कार मिला है पलसाना ग्राम पंचायत सूरत जिला में और सुआकाटी ग्राम पंचायत क्योंझर उड़ीसा को। ये बांटा कब गया है, तो जून के महीने में बांटा गया है 28वें E-गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान,
इस सम्मेलन का आयोजन कौन किया है? तो DARPG यानी कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और MITI मंत्रालय के द्वारा किया गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला आता है हम लोग का न्यूज़, महाराष्ट्र के झुंडपी जंगल भूमि को सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि घोषित कर दिया है। तो महाराष्ट्र में 86,000 हेक्टेयर झुंडपी जंगल भूमि को लेकर दशकों से कानूनी विवाद चल रहा था, जो कि समाप्त हो गया है। इसको अब वन भूमि माना जाएगा, यानी कि कोई भी गैर वन कार्य या उपयोग करना होगा तो केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति और न्यायालय की जो भी शर्तें हैं उसके बिना नहीं कर सकते। झुंडपी शब्द मराठी में झाड़ी या झाड़ीदार भूमि के लिए उपयोग किया जाता है। यह विदर्भ के 6 जिलों में फैला हुआ है। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, वर्धा और गोंदिया ऐसी ज़मीनें पाई जाती हैं। ठीक है, 1960 में राज्य पुनर्गठन के बाद महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में ऐसी भूमि गैरान या गुरचान के रूप में वर्गीकृत की गई थी, जबकि विदर्भ में इसे झुंडपी जंगल के रूप में छोड़ दिया गया, ताकि जिससे इसकी कानूनी स्थिति लंबे समय तक अस्पष्ट रही थी। अंगोला के राष्ट्रपति भारत आए हैं। इनका नाम है जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लोरेंको। ठीक है, तो जिस प्रकार यहाँ पर अंगोला है उसी प्रकार इनका नाम है। याद रखिएगा, इसका आ लेना है, जोआओ का आ ले लीजिए, इसका गो ले लीजिए और इसका ला ले लीजिए, तो इनका नाम हो गया अंगोला। तो नाम याद रख लीजिए, जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लोरेंको या गोला गोंसाल्वेस लोरेंको मतलब गोला। ठीक है, तो ये भारत आए हुए थे। ठीक है, और इस सबसे कोई प्रश्न तो नहीं पूछना है, लेकिन फिर भी याद रखिए कि राजनयिक संबंधों का 40वां वर्षगांठ पूरा हो रहा था। यहाँ पर कई सारे समझौते हुए हैं, कुछ आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, अंगोला ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके 123वां सदस्य बन गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। अंगोला की कैपिटल है लुआंडा। ठीक है, और इसके जो राष्ट्रपति हैं उसका नाम हमने आपको बता ही दिया है, जोआओ गोंसाल्वेस और लोरेंको। ठीक है, याद रखिएगा, अंगोला जो है ISA का 123वां सदस्य देश बन गया है और भारत सरकार ने रक्षा खरीद के लिए $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के अंगोलन से अनुरोध को मंजूरी भी दे दी है। फिर बात आता है कोझिकोड के बारे में। एक अगला न्यूज़ है कि कोझिकोड WHO के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हो गया है। तो कोझिकोड जो कि केरल का शहर है, ये अपने वहाँ वृद्धों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, यानी कि आयु अनुकूल शहर बनाया है कि जो लोग बूढ़े हैं उनके लिए वृद्धाजन पेंशन भी देगा, उनको देखभाल करने के लिए जो भी हाउसेस खोले जाते हैं, वृद्धाश्रम, वो खोल के रखा है। ठीक है ना, तो ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज़, जिसको GNAFCC कहते हैं, उसमें शामिल हो गया है आपका कोझिकोड। ठीक है, ये क्या करेगा, जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक समावेश के लिए किए गए प्रयास के परिणाम स्वरूप ये जो है इसको मिला है। कहता है कि पहले कोझिकोड को यूनेस्को द्वारा साहित्य के शहर के रूप में भी मान्यता दी जा चुकी है। WHO द्वारा वर्ष 2010 में GNAFCC की स्थापना उन शहरों और समुदायों को जोड़ने के लिए की गई थी जो अपने पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस नेटवर्क में 50 से अधिक देश के सैकड़ों शहरों को शामिल किया गया था। तो अभी अगर आपसे पूछा जाएगा कि वृद्ध या बूढ़ों के लिए अनुकूल शहर कौन सा है, तो WHO की इस पहल को कोझिकोड जो है प्राप्त किया है, यानी कि WHO के वैश्विक अनुकूल शहर नेटवर्क को ये शामिल कर लिया है। ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, अगर इंग्लिश में पूछे तो आपको बता देना है कि यही है। अगला है कि उड़ीसा सरकार की शहरी विकास के लिए अंकुर पहल। तो याद रखिएगा, आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि अंकुर पहल किस स्टेट गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, किसका पहल है जो कि शहरी विकास करेगा। या फिर पूछ सकता है कि अंकुर पहल जो कि उड़ीसा में चलाई गई है वो किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो आप कहोगे कि शहरी विकास या अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। फुल फॉर्म है अंकुर, याद रखिएगा, अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म। तो स्टार्ट होगा अटल से, तो अटल नेटवर्क, एन से नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म ये कहा जा रहा है। ये आपके जो भी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट वाला डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, इसमें 4 प्रमुख क्षेत्र देखे जाएंगे: क्षमता निर्माण, ज्ञान और अनुसंधान कार्यान्वयन, समर्थन और नवाचार पर ये केंद्रित रहेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं देखना है, बस ये याद रखना है कि अंकुर के तहत 2036 तक $5000 बिलियन और 2047 तक $1.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि $5000 बिलियन की अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगी, जो आपकी वो है
उड़ीसा, तो आप बताओगे 2036 तक। और अगर पूछा जाए कि 1.5 ट्रिलियन की कब तक बन जाएगी, तो आप बता देना कि जब हम लोग का भारत अमृत हो जाएगा 2047 में। ठीक है, सबके हाथों में एक एक लोटा अमृत होगा। अगला, महाराष्ट्र में आईएनएस गुलदार के आसपास बनेगा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कोरल रीफ। तो किया क्या जा रहा है कि आईएनएस गुलदार एक बहुत बड़ी शिप है, उसको जो है पानी में डुबा दिया जाएगा। ठीक है, पानी में डूबने के बाद जो भी वहाँ पे पानी के जलीय चीज़ें हैं, जैसे कि कोरल्स हो गए, ठीक है, जैसे कि मछलियाँ हो गई, जैसे कि अन्य जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उसी शिप के आसपास में ग्रोथ करेंगे। धीरे धीरे वो शिप क्या करेगा, जीता जागता जो वनस्पतियाँ हैं, जो जलीय जीव हैं, उनका घर बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक अंडर वाटर म्यूजियम बन जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं कि भारत के समुद्री पर्यटन और पारिस्थितिकी संरक्षण को नई दिशा देने में सिंधुदुर्ग जिले के वेंगुर्ला तट के पास पड़े निष्क्रिय भारतीय नौसेना का एक सेवानिवृत्त लैंडिंग शिप टैंक आईएनएस गुलदार के चारों ओर भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा। मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि भारतीय नौसेना की गौरवशाली विरासत को संरक्षित कर देंगे और उसे पर्यटन तथा पारिस्थितिकी शैक्षणिक संस्थान के रूप में विकसित कर देंगे, पानी के नीचे डुबा देंगे। और इसका विकास जो कर रहा है वो MTDC कर रहा है, यानी कि महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या विकास निगम कर रहा है। ठीक है, टोटल पैसा जितना लग रहा है तो पूछेगा नहीं। ठीक है, अगर पूछ लेगा तो छोड़ दीजिएगा वो प्रश्न। ठीक है, इसको जब पानी में डुबा देंगे तो उसके पहले क्या किया जा रहा है, इसमें बहुत सारी खतरनाक प्रदूषक, बैटरी, तेल इत्यादि जो है उसको पूरे तरीके से हटा देंगे, फिर इसको डुबा देंगे। अगर पूछा जाए कि आईएनएस गुलदार जिसको डुबा रहे हैं वो किस श्रेणी का है, तो कुंभीर श्रेणी का लैंडिंग शिप था। ठीक है, किस श्रेणी का था, कुंभीर श्रेणी का लैंडिंग शिप टैंक था, जिसे विशेष रूप से उभयचर अभियानों के लिए इसको बनाया गया था। और ये पोलैंड के गार्डनिया शिपयार्ड में निर्मित था, दिसंबर 1985 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था। अगला है इसमें न्यूज़, चेन्नई में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन। तो कहाँ पर कृषि ड्रोन का उद्घाटन हुआ है स्वदेशीकरण का, चेन्नई में हुआ है। तो ये एग्री ड्रोन इंडियनाइजेशन फैसिलिटी जो है ये कहाँ पर है, तो ये है आपकी चेन्नई में। ठीक है, और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने इसको गरुण एरोस्पेस की वहाँ पर उद्घाटन किया है। तो कहता है कि मंत्री ने 300 उत्कृष्टता केंद्रों यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी उद्घाटन किया है। इस अवसर पर DGCA द्वारा अनुमोदित ट्रेन द ट्रेनर TTT कार्यक्रम को हरी झंडी भी दिखाई गई है। याद रखिएगा, ट्रेन द ट्रेनर जो है वो चेन्नई में ही जो है उसको हरी झंडी दिखाई गई है। नरेंद्र मोदी के 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन हब बनाने की जो एक विज़न है, उस दिशा में ये कदम है महत्वपूर्ण। ठीक है, कहा जा रहा है कि 2026 तक 1 लाख ड्रोन का उत्पादन किया जाएगा, जिसमें से अभी तक 4000 ड्रोन विकसित किए जा चुके हैं। तो याद रखिएगा 2026 तक 1 लाख ड्रोन बनाया जाएगा। और न्यूज़ लिखे जाने तक, मतलब चूंकि ये न्यूज़ जुलाई तक लिखी गई है, तो 4000 ड्रोन जो है बन चुके थे। शुरू किया गया है ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम, जो कि एक प्रमाणित कौशल विकास कार्यक्रम है। ठीक है, बस ये याद रखिएगा कि इसमें लोगों को ग्रामीण रोजगार दिया जाएगा, महिला सशक्तिकरण दिया जाएगा, ड्रोन दीदियों को इसमें शामिल किया जाएगा। कुल मिलाकर के उन लोगों से क्या किया जा रहा है, ड्रोन बनवाया जा रहा है और चलाने की ट्रेनिंग भी उन लोगों को दी जा रही है। राजस्थान में स्थित खींचन और मेणार रामसर आर्द्रभूमि बन गए हैं। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, खींचन और मेणार, इनको ले करके जो आर्द्रभूमि है, वेटलैंड्स है, उनकी संख्या 91 हो गई है। शामिल कब किया गया है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 4 जून 2025 को इसको शामिल किया गया है, यानी कि यह सूचना जारी की गई है। बाकी आपको पता है कि 1971 में ईरान के रामसर शहर के तहत रामसर सम्मेलन की संज्ञा दी जाती है। 2 जो आर्द्रभूमियाँ उनका नाम है खींचन, जो कि फालोदी राजस्थान में पड़ती है। यहाँ पर हजारों डेमोइसेल क्रेन को आकर्षित करने के लिए विश्व प्रसिद्ध है ये चीज़, बर्ड वॉचिंग की जाती है यहाँ पर। और दूसरा है मेणार, जो कि उदयपुर में है, ये पक्षी गांव के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर फ्लेमिंगो इत्यादि 150 से अधिक विदेशी प्रजातियाँ आती हैं। ठीक है, अगला है दिल्ली में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क। इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क कैसे समझना है इसको, ई वेस्ट इको पार्क की यहाँ पर शुरुआत की गई है। तो कंफ्यूज नहीं होना है इलेक्ट्रॉनिक कचरे से। ये दिल्ली से मतलब जो भी सतत विकास और स्वच्छ शहरी जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। दिल्ली सरकार ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी कि ई वेस्ट इको पार्क, तो देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क है या ई वेस्ट इको पार्क है, खोला कहाँ गया है, तो स्थापित करने की अभी घोषणा जो है हुई है जून 2025 में, और दिल्ली के होलंबी कला क्षेत्र में इसको बनाया जाएगा। होगा क्या कि जो भी पुराना आपके पास ई वेस्ट है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, घरेलू उपकरण, औद्योगिक गैजेट, सभी को यहाँ पर क्या किया जाएगा, ई कचरे में एक तरह से कन्वर्ट किया जाएगा
और इस परियोजना में 350 करोड़ से अधिक का राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है। ये एक तरह से जो है ना दोहरे प्रयोग योग्य मॉडल बन करके उभरेगा, यानी कि सर्कुलर इकोनॉमी में सबको बदल देगा। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि जहां कोई संसाधन बर्बाद नहीं होता और कोई श्रमिक पीछे नहीं छूटता। 18 महीना लगेगा बन करके ये ई वेस्ट इको पार्क जो है तैयार हो जाएगा दिल्ली के जो होलंबी कला क्षेत्र है वहां पर। अगली न्यूज़ है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है वो 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है और वहीं दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है आपके उड़ीसा का। तो सिमलीपाल कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि यह उड़ीसा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी बन गया है। ये भी पॉइंट याद रखना है। बनता कैसे है? तो सिमलीपाल को जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 उसकी धारा 35(4) के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। अब इतने लेवल का प्रश्न तो यूपीएससी में ही पूछेगा, लेकिन फिर भी याद रखना है कि ये उड़ीसा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है और पूर्वी राज्य में भितरकनिका के बाद दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि इस उड़ीसा में यह दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, उड़ीसा में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान था, इसका नाम था भितरकनिका, जो कि अपने घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, भितरकनिका पहले वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था, बाद में से राष्ट्रीय उद्यान 1980 में बना दिया गया था। बहुत ज़्यादा इसके बारे में भी नहीं जानना है। ठीक है, ये चीज़ जाननी है कि सिमलीपाल जो अभी बना है राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, ये मयूरभंज जिले में है और ये जंगली मेलेनिस्टिक बाघों का एकमात्र आवास है, यानी कि यहाँ पर एक विशेष मेलेनिन वाले बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत 2 लोकप्रिय झरनों के नाम भी लिखा है, जैसे बरेही पानी झरना और जोरांडा झरना। तो याद रखिएगा, हो सकता है कहीं पर आपको देखने को मिल जाए कि बरेही पानी वाटरफॉल कहाँ स्थित है या जोरांडा वाटरफॉल कहाँ स्थित है, तो उस स्थिति में गलती मत करिएगा। ठीक है, और लोधा यहाँ पर मिलने वाला एक विशेष PVTG समूह है, यानी कि कमजोर जनजातीय समूह है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, इसको भी याद रखिएगा, लोधा। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो कि 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है और दूसरा जो है नेशनल पार्क है आपके उड़ीसा का, इसके पहले भितरकनिका हुआ करता था। तीसरी चीज़ क्या याद रखनी है, यहाँ पर 2 वाटरफॉल्स हैं, इसमें एक बरेही पानी है और एक जोरांडा है। ठीक ना, बरेही पानी और जोरांडा और लोधा नाम की PVTG यहाँ पर पाई जाती है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, मयूरभंज जिले में। महाराष्ट्र का DPS फ्लेमिंगो झील संरक्षण रिजर्व घोषित। तो है क्या इसका, एक थोड़ा सा समझ लीजिए। ऐसा न्यूज़ लिखा रहता है कि पहले समझ में नहीं आती है। कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है कि महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड ने क्या किया है कि DPS वेटलैंड फ्लेमिंगो झील है। फ्लेमिंगो झील क्यों बोलते हैं? फ्लेमिंगो एक सुंदर सा व्हाइट कलर का पक्षी होता है। यहाँ पर कुछ फ्लेमिंगो की डेथ हो गई थी, तो इसका नाम ही रख दिया गया कि DPS वेटलैंड फ्लेमिंगो झील। इसको अभी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, मतलब ये कहीं ना कहीं रिजर्व टाइप का एक क्षेत्र घोषित हो गया है। पहली बार है जब ठाड़े क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य से जुड़ी किसी आर्द्र भूमि को औपचारिक संरक्षण का दर्जा मिला है। यहाँ पर और भी बहुत सारी भूमियाँ ऐसा बता रहा है। ठीक है, जिसमें जो है इस तरह के शोर वाटर या जलीय जीव पाए जाते हैं और यहाँ पर कीचड़ युक्त जो है झीलें मौजूद हैं। यह नेटवर्क जो है पश्चिमी भारत की सबसे बड़ी फ्लेमिंगो आबादी को सहारा देता है। इस झील को संरक्षण आरक्षित घोषित करना पारिस्थितिक रूप से जुड़े आवासों की आवश्यकता को मान्यता देता है। ठीक है, फ्लेमिंगो क्या होता है? तो सुंदर जलीय जीव होते हैं जिनके गुलाबी पंख, पतले पैर, सुंदर गर्दन होती है। और यह घटना क्या हुई थी, यहाँ पर 8 फ्लेमिंगो जो है उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, 17 फ्लेमिंगो की ज्वारीय जल से अवरुद्ध हो गया था, तो ये जो है 17 फ्लेमिंगो की डेथ हो गई थी। तो न्यूज़ एक बार फिर से देख लेते हैं कि महाराष्ट्र का DPS फ्लेमिंगो झील है जिसको संरक्षण रिजर्व दिए हैं। चलिए अगला न्यूज़ है कि नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन हुआ है। तो भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन हुआ है, इसका नाम है भारतीय भाषा अनुभाग BBA। उद्घाटन हुआ है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग ये क्या करेगी, जो भी मातृभाषाएं हैं उनको बढ़ावा देगी और अंग्रेजी जैसे प्रभुत्व को कम करेगी। हालांकि मुझे लगता है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज का अपना एक जो है अप्रोच है और उसे रहना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको चाइना बनने में 50-60 साल का समय लगेगा। आप काम कर सकते हो अपनी भाषाओं पर, लेकिन इंग्लिश को पैरेलली रखना इंपॉर्टेंट है। भारतीय भाषा अनुभाग का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है कि जैसे प्रशासन को विदेशी भाषाओं से के प्रभाव से मुक्त कर देंगे, कि टोटल प्रशासन जो है वो हिंदी भाषा में हो जाएगा। सोचने, विश्लेषण करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को भारतीय भाषाओं में लेते आएंगे। इसमें किया क्या जा रहा है कि जो भी भारतीय भाषाएं और हिंदी के बीच
एक सार्वभौमिक अनुवाद प्रणाली को सशक्त बनाएंगे। इसके साथ ही आधिकारिक भाषा अधिनियम 1976 है। क्या है? आधिकारिक भाषा अधिनियम या ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1976 है। उसके तहत कहा जा रहा है कि जो ग्रुप ग के राज्य थे, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, इनके साथ जो है मुख्यतः अंग्रेजी में संवाद होता था, तो यहाँ पर भी इसको कहीं ना कहीं हिंदी में करने की बात होगी। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP 2020 है, उसमें भी एक सिद्धांत है कि मातृभाषा आधारित शिक्षा और मतलब प्रशासन, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के क्षेत्र में काम हो जाएगा BBA के मदद से, भारतीय भाषा अनुभाग की मदद से। इसको दिल्ली में अमित शाह के द्वारा खोला गया। ठीक है। अगला है कि तमिलनाडु का धनुषकोडी फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित। तो तमिलनाडु के धनुषकोडी में एक फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया गया है। ये पर्यावरण दिवस के अवसर पर यानी कि 5 जून को किया गया है। तो तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी, जो कि रामनाथपुरम जिला में पड़ता है, वहाँ पर उसको जो है ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित कर दिया है। काफ़ी बड़ा एरिया है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है, 524 हेक्टेयर का हिस्सा है। यह कदम दक्षिण भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण और जैव विविधता की रक्षा के लिए जो है एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगा। ठीक है। घोषणा कब की गई है? तो मैंने बताया है कि 5 जून से पहले ही 4 जून को ही एक अध्यादेश जारी कर दिया गया था और 5 जून को जो है काम कर दिया गया है। अभ्यारण्य सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर स्थित है और बहुत सारे पक्षियों को जो है आश्रय देता है। ठीक। तो एक चीज़ और पढ़ लेते हैं कि धनुषकोडी के पारिस्थितिकी तंत्र में मैंग्रोव वन, जिसका नाम है अविसेनिया, राइजोफोरा, रेतीले टीले, कीचड़ भरे तट, दलदल की प्रचुरता है। और यहाँ पर आर्द्रभूमि पक्षी सर्वेक्षण के अनुसार 10,700 प्लस पक्षी जो है वो दर्ज किए गए। ठीक। तो बस नाम याद रखिएगा, जो आपका धनुषकोडी है तमिलनाडु का। ठीक है। हेडलाइन जरूर याद रखिए, धनुषकोडी फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित कर दिया गया। अगला है तेलंगाना अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बना। तो तेलंगाना ने क्या किया है कि अनुसूचित जाति यानी कि SC में भी एक और सब जो है वहाँ पर कैटेगराइजेशन कर दिया है। जैसे समझिए, OBC में एक अंडरस्टूड है कि एक OBC में क्रीमी लेयर होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार SC में भी एक अलग कैटेगराइजेशन करने वाला पहला स्टेट बना है, जिसका नाम है तेलंगाना। ठीक है। तो तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति SC के उप श्रेणीकरण को लागू करने के लिए, मतलब ये भारत का पहला राज्य बनकर के ऐतिहासिक कदम इसने उठा दिया। ये चीज़ें हुई हैं 14 अप्रैल 2025 को। तेलंगाना अनुसूचित जातियां यानी कि आरक्षण का युक्तिकरण अधिनियम 2025 आया है और इसका भी GO भी जारी कर दिया गया है। कह रहा है कि इससे इस पहल का उद्देश्य मौजूदा 15% SC आरक्षण को 59 उपजातियों के बीच 3 समूहों में बांटकर उनको आपसी सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर अधिक न्यायसंगत तरीके से लाभ को विकसित करना है। इसका निर्णय जो आया है उसमें लोकुर समिति इन्वॉल्व है। एक चीज़ याद रखिएगा कि यह निर्णय ऐतिहासिक प्रयासों जैसे लोकुर समिति 1965 और जस्टिस रामचंद्र राजू और उषा मेहरा आयोग की सिफारिशों को लेकर जो है 3 समूहों में इसको विभाजित किया गया है। समूह 1 सबसे पिछड़े जो होंगे, ठीक है, उनकी जनसंख्या 1.17 है % में। ठीक है। फिर 18 आते हैं समुदाय मध्यम रूप से पिछड़े और 26 आते हैं तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति वाले। तो काफ़ी बढ़िया कदम है, मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया कदम है जो कि तेलंगाना ने उठाया है। ठीक है। ये भी याद रखिएगा, अंबेडकर जयंती के दिन इसको GO जो है इसका आया है। अगला है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू। तो वक्फ संशोधन जो पेश किया गया वो उम्मीद विधेयक के नाम से पेश किया गया। तो इसका अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो ये उम्मीद विधेयक है, ठीक है ना। यानी कि कहीं ना कहीं यूनिफाइड, तो यूनिफाइड हो गया वक्फ मैनेजमेंट, इफिशियंसी, एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट। सॉरी, एम्पावरमेंट पहले रहेगा, तो यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, उसके बाद आ जाएगा एम्पावरमेंट, इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट। ये उम्मीद विधेयक है। ठीक है। इस नाम से जो है इसको पेश किया गया है। 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और ये कानून बन गया है। याद रखना है कि वक्फ कानून 1995 में संशोधन किया गया है। पेश किसने किया था इसको? तो सांसद जगदम्बिका पाल जो है उनकी अध्यक्षता में 31 सदस्यीय समिति बनाई गई थी, जिसमें लोकसभा के 21 लोग थे और राज्यसभा के 10 सांसद थे। और इस पर व्यापक जो है चर्चा परिचर्चा हुई है। उसके बाद एकीकृत प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास विधेयक, जिसको हम लोग यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट के रूप में प्रस्तुत कर दिए हैं। तो वक्फ संशोधन जो है 12 घंटे की एक विस्तृत चर्चा हुई और 3 अप्रैल को मंजूरी मिलती है राज्यसभा से और फिर 2 अप्रैल को
ये लोकसभा में पास हो गया था, उसके 2 दिन बाद यानी कि 3 और 2 के बाद, या 2 और 3 ऐसे याद रखिए कि 2 को लोकसभा से पास होता है, 3 को राज्यसभा से पास होता है, 12 घंटे टोटल इस पर चर्चा चल रही है, और 5 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है, बन जाता है ये। ठीक है, तो ये किसको निरस्त कर रहा है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो मुसलमान वक्फ विधेयक 2024 को, इसमें निरसन विधेयक है, उसको मंजूरी दी गई, जो मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करता है। ठीक है, चलिए। हाँ, मुस्लिम सदस्यों में 2 महिला का होना इसमें अनिवार्य है। ठीक है, राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना अगर देखी जाए तो याद रखिए राज्य वक्फ बोर्ड कैसे बनेगा। तो विधेयक राज्य सरकार को प्रत्येक पृष्ठभूमि में से एक व्यक्ति को बोर्ड में नामित करने का अधिकार देता है। उनके मुस्लिम होने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 गैर मुस्लिम सदस्य का होना आवश्यक है। इसमें सिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम वर्ग से एक एक सदस्य शामिल हो सकता है। साथ ही 2 मुस्लिम महिला सदस्यों की अनिवार्यता होगी। न्यायाधिकरण की संरचना भी इसी प्रकार होगी कि नए बिल में मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ को हटा दिया गया है। जिला न्यायालय के न्यायाधीश अध्यक्ष बन जाएंगे। राज्य सरकार संयुक्त सचिव स्तर का वर्तमान या पूर्व अधिकारी इसमें होगा। न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल के आदेशों के विरुद्ध अपील होगी। पूर्ववर्ती अधिनियम में कोई अपील की अनुमति नहीं थी, ये चीज़ याद रख सकते हैं कि न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल जो है उसके आदेशों के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है। नया विधेयक न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध 90 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की अनुमति देता है। वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण और निर्धारण की देखरेख के लिए एक सर्वेक्षण आयुक्त निर्धारित होगा, जो कि जिला कलेक्टर या वरिष्ठ अधिकारी हो सकता है। ठीक है, वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रहेगी। संपत्ति विवादों का समाधान कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। कलेक्टर द्वारा राजस्व अभिलेख अद्यतन किए जाएंगे। 1 लाख रुपए से अधिक आय वाली वक्फ संस्थाओं का राज्य प्रायोजित लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया जाएगा, और केंद्र सरकार को कैग या किसी अन्य नामित जो व्यक्ति होंगे वहां पर अधिकारी, उनको ऑडिट करने का आदेश देता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें इसमें है। अगला आता है कि वैश्विक नेटवर्क तत्परता 2025 में भारत 36वें स्थान पर। तो ग्लोबल नेटवर्क जो तत्परता सूचकांक आया है, तो एक तरह से नेटवर्क रेडीनेस जो है इंडेक्स है ये। कुल मिला के कहता ये है कि कोई भी कंट्री कितना आसानी से जो भी अग्रणी प्रौद्योगिकी है उसको अपना लेता है। ठीक है, तो अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है ये रिपोर्ट, ये पॉइंट याद रखिएगा। और जो भारत है वो वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में 36वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, तो इसी से पता चलता है कि भाई इसके जो रैंक है उसमें सुधार हो रहा है। ठीक है, अंकटाड की 2025 प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट के अनुसार 170 देशों में से 36वें स्थान पर भारत है। अच्छा, क्या क्या कर रहा है, तो कई कारकों का परिणाम है ये जो डेवलपमेंट हुई है उसमें। आईसीटी का परिनियोजन कर रहा है, मतलब आईसीटी का यूज़ कर रहा है। अनुसंधान विकास गतिविधि यानी कि R&D पर ध्यान दे रहा है, रिसर्च और डेवलपमेंट पर। औद्योगिक क्षमता और वित्त में सुधार कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज जो है उसको ठीक कर रहा है। AI और नैनो प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर दे रहा है। इसी से ये चीज़ें ठीक हो जा रही हैं। ठीक है, चलिए इसमें फिर अलग अलग रैंक है, जैसे मानव पूंजी में 113वें नंबर पर है। ठीक है, अनुसंधान विकास में 3रे नंबर पर है, औद्योगिक क्षमता में 10वें नंबर पर है, वित्त पहुंच में 70वें नंबर पर है। ठीक है, ये चीजें भी याद रखनी है। चलिए ठीक है, भारत में लगभग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में लगभग 13 मिलियन डेवलपर्स हैं, जो गिटहब डेवलपर्स के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं। यानी कि गिटहब डेवलपर्स जो है वो भारत में USA के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हैं। ठीक, अगला है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। अब ये सारी चीज़ों में केवल प्रधानमंत्री का नाम याद रखिए, क्योंकि उससे ज़्यादा इससे कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा, और अगर बहुत डेप्थ में पूछेगा तो वो चीज़ें याद करना उतना संभव नहीं होता। अगर वो कोई विशेष कार्य किए होंगे तो उनके बारे में मैं आपको बताता चलूँगा। तो नाम है प्रधानमंत्री का RT ऑन क्रिस्टोफर लक्सन। तो याद रखिएगा क्रिस्टोफर लक्सन मार्च के महीने में भारत में उपस्थित थे। ठीक है, और इन्होंने 6 समझौते टोटल किए हैं। 6 समझौते में से जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा। एक तो मुक्त व्यापार समझौता होता है, वो सबके बीच में होता रहता है, तो इसको याद नहीं करना है। ठीक है, सीमा शुल्क सेवा के बीच अधिकृत आर्थिक परिचालन पारस्परिक मान्यता समझौता AEOMRA हुआ है। ठीक है, रक्षा के क्षेत्र में ये लोग किए हैं। ठीक है, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव पहल में शामिल होने की इच्छा जताया है। ये पॉइंट याद रख सकते हैं कि IPOI में इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में शामिल होने की जो इच्छा जता रहा है न्यूजीलैंड, इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद विज्ञान तकनीकी में CDRI यानी कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा संगठन। ठीक है, इसमें भी न्यूजीलैंड आना चाहता है। ये देखिए, भारत के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में न्यूजीलैंड की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है। ठीक,
बाकी सारी चीज़ें इसमें नॉर्मल है। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम लोग इसके अलावा पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा कि पीएम का नाम है लक्सन। ठीक है ना, तो लक्सन जो है वो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं और भारत के यात्रा पर थे। अगला आता है रायसीना डायलॉग। तो रायसीना डायलॉग कहाँ होता है? तो दिल्ली में होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन में भाषण दिए हैं और 10वां रायसीना डायलॉग हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है कि मार्च के महीने में चौथे नंबर का रायसीना डायलॉग हुआ है। तो हम लोग का 10वां रायसीना डायलॉग हुआ है, जिसमें ये जो लक्सन है, क्रिस्टोफर लक्सन, वो उपस्थित रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जब भी न्यूजीलैंड के साथ संबंध आएगा तो ये याद रखिएगा कि 10वें रायसीना डायलॉग मार्च 2025 में क्रिस्टोफर लक्सन जो है वो उपस्थित रहे हैं। ठीक है, और इसमें 125 देश से 3500 से अधिक प्रतिभागी जो है वो भी इसमें उपस्थित रहे हैं। लेकिन लक्सन जो है वो यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उद्घाटन सत्र को भी ये संबोधित किए हैं। अगर पूछा जाएगा रायसीना डायलॉग 2025 की थीम क्या थी, तो उसकी थीम थी कालचक्र, जन, शांति और ग्रह। कालचक्र, जन, शांति और ग्रह। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा रायसीना का जो भी डायलॉग है वो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि फिलीपींस क्या चाहता है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों को जवाब देने के लिए भारत स्क्वाड गठबंधन में शामिल हो जाए, जिसमें पहले से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस शामिल है, उसमें जो है भारत भी शामिल हो जाए। इसके साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ORF के सहयोग से विदेश मंत्रालय प्रतिवर्ष आयोजित करता है रायसीना डायलॉग। ORF क्या है? ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन। अगला है, इंदौर में भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट खोला गया है। तो याद रखिएगा, इस तरह का जो भी चीज़ है वो मध्य प्रदेश करता है। जैसे ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कौन खोला है? तो ये खोल रहा है इंदौर। किसके अंतर्गत खोल रहा है? तो जो मिशन शहरी है उसके अंतर्गत खोल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी। आपको पता है कि पिछले 7 बार से लगातार इंदौर जो है क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड भी जीत रहा है। और इंदौर नगर निगम के द्वारा कचरे को जो है आपका ई-वेस्ट बनाने के लिए मतलब ये शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट में 5500 वर्ग फुट में बिचौली हप्सी इंदौर में स्थापित किया जाएगा। ये चीज़ याद रखना है कि कहाँ पर स्थापित करने की बात कर रहे हैं, तो बिचौली हप्सी इंदौर में स्थापित किया जाएगा। और निजी भागीदार इसमें एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल होगी। ठीक है, इसमें एक बात और कहा जा रहा है कि जैसे प्रति टन लकड़ी और शाखाओं की आपूर्ति पर 3000 रुपये की इसमें जो है रॉयल्टी भी मिलेगी। अब इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी, बस ये जानना है कि आधुनिक मशीनों की मदद से सूखा कचरा सूक्ष्म लकड़ी के चूरे में परिवर्तित कर दिया जाएगा। जो भी सूखा कचरा होगा ना, उसको सूक्ष्म लकड़ी के चूरे टाइप में, मतलब लकड़ी तो नहीं बन सकता, कोई चीज़ लकड़ी नहीं होगी तो लकड़ी कैसे बन जाएगी, लेकिन बस ये जान जाइए कि सॉ डस्ट के रूप में या डस्ट के रूप में जो है परिवर्तित कर दिया जाएगा और इसको इको फ्रेंडली उत्पादों में दोबारा प्रयोग किया जाएगा। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल का उद्घाटन। तो याद रखिएगा, रेलवे समुद्र पुल कहाँ स्थित है? तो ये पंबन ब्रिज इसका नाम है। वर्टिकल लिफ्ट है, यानी कि ये ऐसे ऐसे खड़ा हो जाएगा दोनों ओर से। कभी कभार आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा पुल को खड़ा होते हुए। ठीक है, तो 553 करोड़ की लागत से इसे कोई मतलब नहीं, बस ये याद रखिए 2.08 किलोमीटर लंबा है पंबन पुल। रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ता है और इस पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन भी चल सकेगी। इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी की मान्यता मिली है। तो बस नाम याद रख लिए, इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। ठीक है, दिया किसने है? तो वेटलैंड सिटी प्रमाणन, WCA जिसको बोलते हैं, वेटलैंड सिटी, और प्रमाणन को हम लोग बोलेंगे ऑथेंटिकेशन। एक स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है जो रामसर अभिसमय या रामसर कन्वेंशन द्वारा 12 अनुबंध पक्षों के सम्मेलन COP 2025-15 के दौरान स्थापित किया गया था। ये उद्देश्य है इसका कि शहरों को मान्यता देना जो कि अपने शहरी आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए असाधारण कदम उठाते हैं। तो यहाँ पर 2 लोग को किसको किसको दिया गया है? तो इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड प्रमाणित सिटी बनाई गई है। अगला कहता है 15वीं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग आई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी वाला छोड़ देंगे हम लोग। चलिए, भारत बना अंतर सरकारी संगठन का नया अध्यक्ष। तो क्या है? BOBPIGO का नया अध्यक्ष बन गया है, यानी कि बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन, जिसको BOBP कहते हैं, बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो है भारत क्या बन गया है? अध्यक्षता ग्रहण कर लिया है। और मालदीव के माले में 13वीं शासकीय परिषद आयोजित थी, वहीं पर ये जो है काम हुआ है। इतना चीज़ याद रखिएगा कि बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का जो अध्यक्ष है वो भारत बना है और इसका संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई, तमिलनाडु में।
भारत की 6 धरोहर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हो गई हैं। तो कौन कौन सी धरोहर है जो कि यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हो गई हैं? इनकी संख्या बढ़कर के 62 हो गई है। तो याद रखिए कि इसमें नवीन 6 स्थल कौन कौन से हैं? तो सम्राट अशोक के शिलालेख है, 64 योगिनी मंदिर है, गुप्तकालीन मंदिर और बुंदेला शासकों के किले हैं, महल है, छत्तीसगढ़ स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, तेलंगाना स्थित मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर है। तो ये जो है 6 नए स्थल हैं जो कि शामिल हो गए हैं यूनेस्को की टेंटेटिव या अस्थायी सूची में। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ है यहाँ पर कि देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट आई है। तो इस रिपोर्ट में ये याद रखना है कि टोटल 8 नदियां और 28, सॉरी गलत बता रहा था, तो 8 राज्यों की 28 नदियों का सर्वेक्षण किया गया है। टोटल 6300 कुछ जो है यहाँ पर डॉल्फिन देखी गई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा डॉल्फिन जो है वो उत्तर प्रदेश में देखी गई हैं। ठीक है, और उसके बाद 2220 यानी कि पहले तो 3297 जो है वो यूपी में है और 2220 जो है वो आपके बिहार में है, और उसके बाद 3rd नंबर पर आती है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो देख लेते हैं ये पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट आई है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 6327 डॉल्फिन आई हैं। इसमें गंगा नदी डॉल्फिन जो है 3 कम है, यानी कि 3 जो देखी गई हैं वो सिंधु नदी में देखी गई हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन है 2397 और बिहार में 2220 है, और फिर पश्चिम बंगाल में है, फिर असम में है, फिर झारखंड में, फिर राजस्थान में है। ये चीज़ याद रखिएगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश को एक साथ दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बाकी कुछ नहीं हम लोग को देखना है, बस ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल केंद्र की आधारशिला भी रखी है। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछ देगा कि राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल सेंटर कहाँ खोला गया है? तो आप बताइएगा जूनागढ़ में खोला गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने खोला है। इसमें केंद्र वन्य जीवों के स्वास्थ्य और बीमारी प्रबंधन का प्रमुख हब होगा ये। ठीक है, इसके अलावा बरदा वन्यजीव अभयारण्य में प्राकृतिक रूप से बढ़ रही एशियाई शेरों की आबादी को देखते हुए वहां भोजन की उपलब्धता बढ़ाने और पर्यावरण सुधार किए जाने की भी घोषणा की गई है। और सैकॉन में यानी कि सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री में एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। और क्यों की गई है? क्योंकि वहाँ पर वन्य जीव यानी कि वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन स्ट्रगल या संघर्ष देखा जा रहा था। ठीक है, फिर कहता है कि गांधी सागर अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है और बन्नी घास के मैदान गुजरात में स्थित है, वहाँ पर चीतों को बसाने की भी योजना की गई है। तो याद रखिएगा कि चीतों का नया घर जो है वो बन्नी घास मैदान हो सकता है और गांधी सागर भी हो सकता है। ठीक है, चीतों का टोटल क्या था, जो प्रोजेक्ट चीता चल रहा था यार, चीतों को बसाने की जो तैयारी थी, उसमें ये था कि 19 चीते लाए गए थे, कुछ साउथ अफ्रीका से, कुछ नामीबिया से लाए गए थे, और टारगेट ये था कि 50% चीते अगर जिंदा रह जाते हैं 1 वर्ष में तो हम लोग मानेंगे प्रोजेक्ट सफल हो गया। हालांकि उसमें 19 में से 9 चीते केवल बचे और 11 चीतों की डेथ हो गई। फिर गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल खोजा गया है। कहाँ पर है? तो गुनेरी गांव के अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी स्थल को आधिकारिक रूप से गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, तो गुनेरी गांव को घोषित किया गया है, याद रखिएगा, जैव विविधता विरासत स्थल गुनेरी गांव को घोषित किया गया है। भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। तो मल्टीनेशनल यूरोड्रोन कार्यक्रम पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में भारत शामिल हो गया है, और ये OCCAR यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कॉपरेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। IBCA फ्रेमवर्क समझौता लागू, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसकी पहली जो मीटिंग है वो भी हो चुकी है, आपके नई दिल्ली में हुई है। और बिग कैट अलायंस को मतलब अध्यक्षता किसने की है? तो जो हमारे यादव जी हैं, यानी कि पर्यावरण वन मंत्रालय के हेड जो हैं, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। ठीक, और ये बता देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जो है घोषणा किया था बिग कैट अलायंस का। कब किया था? जब प्रोजेक्ट टाइगर का 50 साल पूरा हुआ था, तो उन्होंने ही जो है ये सुझाया था कि हम लोग इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस टाइप का कर सकते हैं। इसमें 7 बिल्लियों को जो है वो रक्षा की जाती है, बिल्ली की प्रजाति की। 7 बिल्ली की प्रजाति में शेर भी आता है, आपका तेंदुआ भी आता है, चीता भी आता है, ठीक है, प्यूमा भी आता है, जगुआर भी आता है। ये सब 7 प्रजातियाँ आती हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ इसके अलावा नहीं जानना है। ठीक है, ठीक है, इसमें निकारागुआ, इस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया फ्रेमवर्क समझौतों के अनुच्छेद 8(1) के अंतर्गत अनुसमर्थन स्वीकृति के बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून दर्जा प्राप्त हो गया है। IBCA की स्थापना मंजूरी मिली थी, मैंने बता भी दिया कि पहला इसका वो भी कर लिया है। 7 जो मैं बता रहा था उसमें देख लीजिए, 7 प्रमुख बिल्ली, बाघ है, शेर है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा,
वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला केरल पहला राज्य। तो मैंने आपको बताया भी है कि केरल को जो है WHO के वो ओल्ड एज सिटीज़ में शामिल किया गया है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये वरिष्ठ नागरिक आयोग को भी इसने स्थापना किया है। ये चीज़ याद रखिएगा, वरिष्ठ नागरिक आयोग किसने स्थापित किया है? केरल ने स्थापित किया है। मध्य प्रदेश के रीवा में भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र खोला गया है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी कि सेंट्रल जू अथॉरिटी ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पहला बाघ प्रजनन केंद्र जो है यहाँ पर खोला है, ठीक है। टोटल भारत में 3 बाघ प्रजनन केंद्र खोले गए हैं, लेकिन ये जो है आपका सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र है, ठीक है। और टोटल वैसे 3 बाघ प्रजनन केंद्र थे, एक और ओपन हुआ है। आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने बाघ प्रजनन केंद्र और कहाँ कहाँ पर है। नीति आयोग की राज्य उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट आई है, ठीक है। नाम इसका क्या है? राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार, इस रिपोर्ट का नाम है, जो कि 2025 में फरवरी में जारी की गई है। और आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने इसको DHE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के प्रमुख अधिकारियों के साथ लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें जो NEP 2020 है और विकसित भारत के लक्ष्यों के अनुरूप इसको बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया गया है। जैसे 80% उच्च शिक्षा राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय में होती है। ये चीज़ दिया गया है कि राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय में 80% उच्च शिक्षा दी जाती है। नई शिक्षा नीति के अनुसार SPU में नामांकन बढ़ाकर 7 करोड़ तक पहुँचाना, यानी कि स्टेट जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक ना, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो है 7 करोड़ तक उसमें नामांकन बढ़ा देना है। अगर देखा जाए कि नीति आयोग के द्वारा इस तैयार की गई रिपोर्ट में राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर GDP के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर सबसे अधिक खर्चा करता है, याद रखिएगा। उसके बाद करता है मणिपुर, ठीक है। तो 8.11 जम्मू कश्मीर अपनी शिक्षा पर खर्चा करता है अपनी GDP के अकॉर्डिंग, और मणिपुर दूसरे नंबर पर करता है, ठीक है। वहीं दिल्ली जो है वो सबसे कम 1.67% खर्चा करता है और कर्नाटक 2.1 खर्चा करता है। देश में राष्ट्रीय औसत विश्वविद्यालय घनत्व जो है 0.8 है। सिक्किम में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय घनत्व है, यानी कि 10.3 है। और मुझे लगता है कि बिहार में सबसे कम विश्वविद्यालय घनत्व है, जो कि 0.2 है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम लोग इसी प्रकार अन्य भी चीज़ें हैं। जैसे रिपोर्ट में पाया गया है कि महाराष्ट्र 11,421 करोड़ के बजट के साथ उच्च शिक्षा के वित्त पोषण में सबसे आगे है, और फिर आता है बिहार, ठीक है। तो उच्च शिक्षा वित्त पोषण में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहा है, GDP के अनुसार नहीं कर रहा है, ठीक है। और बिहार उसके बाद खर्चा कर रहा है, ठीक है। सबसे कम बजट किसका है? तो 142 करोड़ रुपया सिक्किम का है, जबकि वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी का वो डेंसिटी है, यूनिवर्सिटी डेंसिटी, वो 10.3 है। पॉइंट याद रखिएगा। फिर कहता है कि जम्मू कश्मीर स्थित सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है। तो काफ़ी पुरानी न्यूज़ है। जेड मोर सुरंग उसका नाम रखे थे, ठीक है। अभी उसका नाम बदल दिया गया है, ठीक है। इसका नाम कर दिया गया है सोनमर्ग सुरंग। पहले जेड मोर इसलिए रखे थे क्योंकि जेड तरह का मोड़ आता था उसमें, तो इसका नाम ही जेड मोर सुरंग रख दिए थे। ट्विन सुरंग है। इसका लोकार्पण जो 31 जनवरी को किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और ये सोनमर्ग से श्रीनगर और बाद में लद्दाख तक आवागमन को बेहतर बनाएगी। कुल मिलाकर के जो बर्फबारी वाला एरिया था, बर्फबारीकरण, जो रोड बंद हो जाती थी, रोहतांग जाने का जो यहाँ पर या लद्दाख जाने का जो डायरेक्ट रास्ता था वो बंद हो जाता था, तो उस कारण जो है सोनमर्ग की दूरी भी अधिक समय लगता था। तो 6.5 किलोमीटर की ये सुरंग है, 15 मिनट में ही ये दूरी पूरी कर जाएगी, ठीक है। और जोजिला सुरंग, ठीक है, 2026 तक पूरे होने की संभावना है। साथ ही श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह सुरंग लद्दाख और कारगिल को हर मौसम कनेक्टिविटी, ये पॉइंट याद रखिएगा, हर मौसम कनेक्टिविटी देगी। फिर है मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान 58वां और रातापानी 57वां टाइगर रिजर्व है। तो टाइगर रिजर्व का बस नाम याद रखिएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान 58 है और रातापानी है 57th, याद रखिएगा इसको, ठीक है। NTCA को याद रखिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंतर्गत इसको अधिसूचित किया गया है, ठीक है। और ये जो है मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बन गया है, ठीक। इसके पहले कौन सा था? तो गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का जो था वो चौथा था, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। टोटल हो गया 9। कहाँ पर हो गया 9? तो 9 हो गया आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। कौन कौन सा है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, पेंच है, बांधवगढ़ है, कान्हा है, संजय दुबरी है, पन्ना है, रानी दुर्गावती है, रातापानी और माधवगढ़ है, 9 है। सिंगापुर भी आए थे, सिंगापुर के राष्ट्रपति भी भारत आए थे। नाम है इनका थर्मन शनमुगरत्नम, ठीक है। तो ये जो है 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर आए हुए थे और इनको सिंगापुर के मानक नागरिकता पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तरुण दास, जो कि भारतीय संबंधों के उल्लेख करते हैं, भारत सिंगापुर संबंधों का उल्लेख। तो यही सब याद रखिएगा, ठीक है, इनके बारे में।
8 समझौता हुआ था, ये सब कोई मतलब नहीं है, वो होता रहता है समझौता। फिर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे, तो याद रखिए इनका नाम प्रबोवो सुबियांतो आए थे, गणतंत्र दिवस के मौसम पर उसमें आए थे, गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। और हाँ, एक बात और, ये अपना जो है 190 सदस्यों वाला बैंड भी लेकर के आए थे, खूब बैंड वैंड बजवाए यहाँ पर गणतंत्र दिवस परेड में, वो भी शामिल हुआ, ठीक है। ये पहली बार है जब मतलब बैंड इनका बाहर गया था। इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे सुकार्नो, ये बात याद रखिएगा, जो भारत के पहले गणतंत्र दिवस में आए हुए थे, ठीक है। वर्ष 2025 को भारत आसियान पर्यटन वर्ष या इंडिया एशियान ईयर ऑफ टूरिज्म के रूप में भी मनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला हम लोग यहाँ पर देखेंगे वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 आई है। तो हालांकि ये मैं एक बार कवर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 आई है और लॉन्च की गई है 21 जनवरी 2025 को। 2-2 साल पर ये आती है, यानी कि बाइनियल रिपोर्ट है। 18वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट ये आई है, ठीक है। इसके अनुसार देश में कुल वन आवरण कितना है, तो 7,15,343 वन आवरण है, जो कि 21.76% है। इसके अतिरिक्त 1,12,014 वर्ग किलोमीटर ये आपका वृक्षावरण है, जो कि 3.41% है। अगर वन आवरण और वृक्षावरण को मिला दिया जाए तो 25.17% टोटल हो जाता है, जो कि 8,27,357 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। और कहता है कि इसमें अगर वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र की बढ़ोतरी बताई जाए तो 1,445 वर्ग किलोमीटर की, जो कि 2021 की तुलना में बढ़ोतरी है, 0.32% की वो बढ़ोतरी होती है। सर्वाधिक वन का क्षेत्रफल कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है, फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और फिर आता है छत्तीसगढ़। अगर वहीं परसेंटेज की बात की जाए तो परसेंटेज में लक्षद्वीप का स्थान पहला है, जहां 91.33% वन है, हालांकि ये यूनियन टेरिटरी है। फिर आता है मिजोरम का और फिर आता है अंडमान निकोबार का, ठीक है। फिर अगर वन वृद्धि की बात की जाए तो वृद्धि कहाँ हुई है, तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा हुई है, फिर हुई है गुजरात में और फिर हुई है उड़ीसा में। और वहीं अगर वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिला करके देखा जाए कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और झारखंड में क्रमशः वृद्धि हुई है, जबकि ये केवल वन क्षेत्र में वृद्धि यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट अलग अलग याद रखिएगा। वन क्षेत्र में अगर वृद्धि देखेंगे तो मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा में हुई है। वहीं वन और वृक्ष क्षेत्र में अगर वृद्धि देखेंगे तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और झारखंड में हुई है, ठीक है। फिर बांस के बारे में भी एक रिपोर्ट है कि बांस धारित क्षेत्र जो है वो टोटल 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में 5,227 वर्ग किलोमीटर की अधिकता दिखाता है। वहीं कार्बन स्टॉक की बात की जाए तो 7,285.5 मिलियन टन है, जो कि 81.5 मिलियन टन की अधिकता दिखाता है। कच्छ वनस्पति की बात की जाए, मैंग्रोव की बात, तो 4,991.68 वर्ग किलोमीटर था, जो कि 7.43 वर्ग किलोमीटर कम था पिछले वर्षों की तुलना में, ठीक है। तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा कच्छ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, मैंग्रोव्स, तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, फिर गुजरात में पाया जाता है, अंडमान निकोबार में, आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैंग्रोव्स के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अगला है कतर के अमीर शेख तमीम बिन की भारत यात्रा। तो बस नाम याद रख लीजिए, शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, ये कतर के अमीर हैं और भारत की यात्रा किए हैं, ठीक है। और GCC के ऊपर ये लोग गल्फ काउंसिल के ऊपर, ठीक है, कॉपरेशन काउंसिल के ऊपर यहाँ पर बात हुई और दोहरे कराधान से बचाव के लिए भी यहाँ पर बात हुई है, ठीक है। फिर राष्ट्रीय जलमार्गों से कार्गो परिवहन हेतु जलवाहक योजना, तो एक जलवाहक योजना चल रही है, जो कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 16, इसके माध्यम से लंबी दूरी के कार्गों को चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ थी, ठीक है। फिर आता है बंगाल लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में सबसे आगे। तो बस इसका हेडिंग याद कर लीजिए कि ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट दुनिया के एक बड़े पक्षी गणना कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें बंगाल जो है सबसे ज़्यादा भारत में पक्षी की संख्या रखने वाला एक स्टेट बन गया है, ठीक है। वहाँ पर बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान जो है वो उत्तराखंड का है, फिर असम, फिर महाराष्ट्र का यहाँ पर आता है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के बाद उत्तराखंड, फिर आता है असम। भारत डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दूसरा देश बना है। इसके पहले पायलट लाइसेंस कौन मतलब दे रहा है, या पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर है पायलट लाइसेंसिंग के मामले में चाइना, और दूसरा है डिजिटल लाइसेंसिंग मामले में भारत जो है ये दूसरी कंट्री बनी है जो कि पायलट लाइसेंसिंग कर दे रही है। फिर आता है भारत की पहली समर्पित GCC नीति आई है। GCC क्या है, ये नीति है ग्लोबल कंपैटिबिलिटी सेंटर नीति, इसका अनावरण हुआ है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना, इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसे Tier 2 शहरों में वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना, ठीक है। तो ये जो है आपका
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निवेशकों को आश्वासन दिया कि राज्य जो है विश्व स्तरीय सुविधाएं यहाँ पर प्रदान करेगा ताकि व्यवसायों में कोई दिक्कत ना हो। नीति के तहत जीसीसी स्थापित करने वाली कंपनियों को 40% तक की पूंजी सब्सिडी दी जाएगी। नो क्वेरी पोर्टल भी शुरू किया गया है व्यवसाय में आसानी करने के लिए। तो याद रखिएगा, नो क्वेरी पोर्टल किससे रिलेटेड है? तो जो विदेशी कंपनियों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, ठीक है, किसके माध्यम से? तो जो आपका ग्लोबल कंपैटिबिलिटी सेंटर नीति खोली गई है, जो कि पहली समर्पित जीसीसी नीति है, ग्लोबल कंपैटिबिलिटी सेंटर नीति, वहाँ उसमें जो है नो क्वेरी पोर्टल शुरू किया गया है, जो कि सिंगल विंडो है और सारी चीज़ों का इसमें समाधान मिलेगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ श्री पिल्ले गंगा रेड्डी का बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। और पीयूष गोयल ने दिल्ली में जो है इस बोर्ड का शुभारंभ किया। बनेगा कहाँ? तो हल्दी उत्पादन वाले कुछ जगह देख लेते हैं, महाराष्ट्र और तेलंगाना, यहाँ पर हल्दी उत्पादन होता है। और यहाँ पर तंडोंग हल्दी के लिए प्रसिद्ध मेघालय के प्रतिनिधि भी जो बोर्ड में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। इस बोर्ड का मुख्यालय कहाँ होगा? तो तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित किया जाएगा जून के महीने में, ठीक है। हल्दी को गोल्डन स्पाइस के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। भारत सबसे ज़्यादा इसका उत्पादक है और खपतकर्ता भी है, ठीक है। तो 70% वैश्विक हल्दी का उत्पादन जो है भारत में होता है और निर्यात भी सबसे ज़्यादा भारत करता है और खाता भी सबसे ज़्यादा भारत है। भारत की सबसे बड़ी हवाई अड्डा परिचालन कंपनी GMR UNGC में शामिल हो गया है। तो GMR एयरपोर्ट लिमिटेड ने कंपनी जो है वो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने की जानकारी दी है, ठीक है। मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले द्विमुखी सौर संयंत्र का उद्घाटन हो रहा है। कि जो मेट्रो वायडक्ट है, ठीक है, उस पर मनोहर लाल खट्टर ये कहे हैं कि दिल्ली के ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले ऊर्ध्वाधर द्विमुखी सौर संयंत्र का उद्घाटन किया जाएगा। मतलब उस पर जो है वो लगा देंगे सोलर पैनल लगा देंगे, ठीक है। बिना अतिरिक्त भूमि के जो है हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादित कर लेंगे। गिद्ध गणना की संख्या में मध्य प्रदेश जो है पहले नंबर पर है, ठीक है। याद रखिएगा, गिद्ध की गणना हुई है तो मध्य प्रदेश उसमें पहले नंबर पर निकला है, ठीक। दार्जिलिंग चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खुला हुआ है। तो याद रखिएगा कि दार्जिलिंग स्थित जो पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान है, वहाँ पर चिड़ियाघर जो है उसमें चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक खोला गया है, ठीक है। पूरी तरह संचालित किया गया है। इस प्राणी उद्यान में एक पशु संग्रहालय भी शुरू किया गया है, ठीक है। बायो बैंक का क्या मतलब होता है कि भाई उनका बायोलॉजिकल डेटा जो है यानी कि आनुवांशिक भंडार रखा जाएगा, जो कि वैज्ञानिक सहायता में हेल्प करेगा, ठीक। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के नया प्रारूप लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये 17 जनवरी को मनोहर लाल खट्टर ने सुपर स्वच्छ लीग की अवधारणा शुरू की है। इसमें 12 शहर शामिल किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है अलग अलग स्वच्छ सर्वेक्षण जो लीग ये लोग शुरू किए हैं। कि बहुत छोटे शहर अगर 20,000 से कम वाले को देखेंगे तो इनका कचरा प्रबंधन और स्वच्छता प्रथाओं का उदाहरण क्या? पंचगनी और पाटन क्रमशः महाराष्ट्र और गुजरात के हैं। छोटे शहर 20,000 से 50,000 में अगर जाएंगे तो ये लोग नवाचार और नागरिकता सहभागिता में स्वच्छता में विटा महाराष्ट्र का और सासवड़ महाराष्ट्र का, ठीक है। मध्यम शहरों में जाएंगे 50,000 से 3 लाख। शहरीकरण के बावजूद इन शहरों में कचरा पृथक्करण और स्वच्छता जागरूकता में सुधार दिखाया गया है। जैसे अंबिकापुर दिया गया छत्तीसगढ़ का, तिरुपति आंध्र प्रदेश का और नई दिल्ली का। वहीं 3 लाख से 10 लाख में जाएंगे तो सार्वजनिक स्वच्छता, कुशल कचरा निपटान और पर्यावरण अनुकूल पहल में अग्रणी है। जैसे नोएडा उत्तर प्रदेश का, चंडीगढ़ का। मिलियन प्लस शहर को देखा जाए तो 10 लाख से अधिक में महानगर शामिल हैं जिन्हें ठोस स्वच्छता ढांचे और नागरिक भागीदारी मॉडल स्थापित किए गए। जैसे इंदौर मध्य प्रदेश, नवी मुंबई महाराष्ट्र और सूरत गुजरात, ठीक है। पनडुब्बी मत्स्य 6000 का बंदरगाह परीक्षण पूरा है। पनडुब्बी मत्स्य 6000 क्या है? तो जो समुद्रयान परियोजना है उसमें पनडुब्बी बना रहे हैं जो कि 6000 मीटर नीचे जाएगी और अन्वेषण कार्यक्रम करेगी। तो वही है, ये डीप ओशन मिशन के अंतर्गत है, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के NIOS राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको बोलते हैं NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी की मदद से समुद्रयान किया जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। मोपा हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वाधिक सुरक्षा पुरस्कार जीता। मोपा हवाई अड्डा कहाँ का है? तो गोवा का जो हवाई अड्डा है, ठीक है, उसका नाम है मोपा हवाई अड्डा, जो कि मनोहर लाल पर्रिकर के नाम पर रखा गया था, ठीक है। भारत में बाल विवाह समय पूर्व बच्चे पैदा करने की दर में कमी आई है। ये नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट ने जारी किया है कि भारत में बाल विवाह और बच्चे पैदा करने की दर में कमी आ गई है। संसद में नई 6 भाषाओं के लिए अनुवाद सेवा का विस्तार किया गया है। भाषा कौन सी है? बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत समेत 6 भाषाओं का अनुवाद किया गया है। अब देखिए इसमें और एक न्यूज़ आई थी जिसमें डोगरी शामिल नहीं है। वो कौन सी है? तो जो जम्मू कश्मीर है ना, वो लद्दाख है बेसिकली, वहाँ पर
कुछ भाषाओं को, जैसे पुर्गी भाषा हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, बोडो हो गई, उसमें डोगरी नहीं है, याद रखिएगा। इन 5 भाषाओं को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है घोषित किया गया है, तो उसमें डोगरी नहीं है, बात याद रखिएगा। वहीं अगर अनुवादिक भाषा में देखा जाए भारत के लिए, तो उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत जो है शामिल किया गया है। संसद में 16 भाषाओं में अनुवाद हो सकेगा, ठीक है। इसके पहले 10 भाषाएं थी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। अगला है, भारत में शिशु मृत्यु दर में 70% की कमी आई है, ठीक है, UN कहा है ऐसा। भारत में 4 नए रामसर स्थल खोजे गए थे, जिसमें सक्कर कुट्टई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु है, थिरथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु है, सिक्किम में स्थित खेपचो पलारी है और झारखंड में स्थित उधवा झील है, ठीक है। तो यहाँ पर नेशनल न्यूज़ मैंने खत्म कर दी है। अब आपकी आती है इंटरनेशनल न्यूज़। तो इंटरनेशनल न्यूज़ भी हम लोग एक लेक्चर में खत्म कर देंगे। आप जरूर बताइएगा, आप फीडबैक दे करके कि आपको न्यूज़ कैसी लगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।